वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी थी। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक है और ये मैं पीडीएफ से शेयर कर दूंगा। दिस इज द रेफरेंस बुक, क्योंकि बास कॉन्सेप्ट्स पहले मेरा प्लान था कि स्टीफन बॉयड को फॉलो करूं, दिस प्रोफेसर फ्रॉम स्टैनफोर्ड। और इनकी बहरहाल की बुक का नाम तो बहुत ही सिंपल सा, इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा, बट दिस अ वंडरफुल बुक। और शायद मतलब ये है कि मैं इस बुक पे स्विच कर जाऊं आफ्टर मिड टर्म, शायद मतलब ये है कि नॉट श्योर, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। वो मैं देखूंगा कि आप लोगों का क्या है। ये भी इसकी सॉफ्ट अवेलेबल है। और मोटिवेशन फॉर दिस कोर्स, the course intends to be a bridge between the study of mathematics and the application of mathematics to various fields। तो ये चीज़ है कि ये बुक जो है ना, ये स्पेसिफिकली जो है ना, मतलब ये कि इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए नहीं है। ये बहुत जेनेरिक, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है और ऐसे से बिल्डअप करती है कॉन्सेप्ट्स पे, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगा उस डायरेक्शन पे जाना जहाँ पे आपको इसका एडवांटेज हो, मतलब इन सारे कॉन्सेप्ट्स का। The course offers the student an opportunity to see how the pieces of an applied problem fit together। और मतलब मॉडलिंग करना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर ये देखना कि आपका मॉडल फिटिंग इसकी है नहीं है। मतलब हमारी एक बहुत बड़ी फील्ड है कंट्रोल्स के अंदर, हम उसको सिस्टम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो ये कि सिस्टम आइडेंटिफिकेशन इज मैथमेटिकल मॉडलिंग और इट्स ए ह्यूज फील्ड। और सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और मैंने एमएस का एक कोर्स सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का नस्ट में पढ़ाया था। तो बहरहाल दैट इज़ अ मच हायर लेवल। और ये बहुत बेसिक लेवल कोर्स है, लेकिन मतलब मैथमेटिकली दे आर सेम। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मींस यू आर ट्राइंग टू गेट द मॉडल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द डेटा इन अ सेंस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट चीजें देखेंगे कि हम किस तरह मॉडलिंग कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। द स्टूडेंट विल इन्वेस्टिगेट मीनिंगफुल, ये गलत है, इन्वेस्टिगेट्स नहीं, इन्वेस्टिगेट मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चूजन फ्रॉम common experiences encompassing many academic disciplines including mathematical science, operation research, engineering and management and life sciences। तो different मतलब ये है कि इस बुक के अंदर प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं ताकि आप लोग जो जिस डिफरेंट फील्ड के आप लोग हैं, तो ये कि कहीं ना कहीं जरूर इसकी एप्लीकेशन जरूर हो। इवन अगर आप मतलब ये देख लो वीडियो बना ली इसकी। कोई कुछ कह रहा है क्या? मतलब आई थिंक थोड़े से मतलब एटिकेट्स और मैनर्स, मतलब आप माइक ऑन करके बात पूछ सकते हैं, एकदम बीच में जो है ना ये। Well, I hope you all are very serious and composed students, और ये कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो आई होप कि ये चीज़ें जो है ना, मतलब और जो स्टीफन बॉयड की बुक है द प्रोफेसर फ्रॉम स्टैनफोर्ड, वहाँ पे ये लीस्ट स्क्वायर्स बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और मतलब ये है कि दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, जो कि हर फील्ड में अप्लाई किया जाता है। चाहे कंट्रोल्स हैं, रोबोटिक्स है, चाहे आपके पास इमेज प्रोसेसिंग है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। वहाँ पे आपके पास कभी भी मॉडल आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, वी लुक एट दिस लीस्ट स्क्वायर्स, तो इसका एनालिसिस मतलब जिस लेवल पे हम कर सके। फिर एक्सपेरिमेंटल मॉडलिंग है, मतलब यहाँ पे आपके पास जो मॉडल फिटिंग है, मतलब पॉलिनोमियल फिटिंग ऑन द डेटा, कि वो हम किस तरह डेटा पे पॉलिनोमियल्स फिट करते हैं, और स्पेसिफिकली व्हाई द क्यूबिक स्प्लाइन्स आर यूज्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे ने नहीं सुना होगा। मतलब इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल मैं भी आपको दे दूं क्यूबिक स्प्लाइन्स की। आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है, मतलब जो पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ? यस सर, विजिबल है। ठीक है, थैंक यू। तो ये है कि क्यूबिक स्प्लाइन्स, जैसे अभी हम कॉप्टर्स को मॉडल कर रहे थे, तो कॉप्टर्स की नेविगेशन, ऑटोनॉमस नेविगेशन इन एन अननोन एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे हमारे पास सेंसर डेटा आता है, और व्हेन वी हैव टू नेविगेट, तो क्यूबिक स्प्लाइन्स आर यूज्ड टू जनरेट द पाथ ऑफ द एरियल ड्रोन। तो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये मैंने एक उसकी एप्लीकेशन बताई, दे आर ह्यूज एप्लीकेशंस, मेनी एप्लीकेशंस की क्यूबिक स्प्लाइन्स क्यों यूज की जाती हैं। तो ये यहाँ पे इसको हम गौर से देखेंगे। फिर उसके बाद शायद ये चैप्टर हम ना देखें सिमुलेशन मॉडलिंग का, और we'll मूव टू दिस वन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, ऑप्टिमाइजेशन है। मतलब ये मैं सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ ताकि ये वो चैप्टर्स हैं
और डिपेंडिंग ऑन माय स्पीड एंड योर रिस्पांस एज वेल, तो ये कि देखते हैं हम यहाँ पे किस लेवल तक आगे जाते हैं। क्योंकि मेरा जो मेन एरिया है वो डायनेमिकल सिस्टम्स है, और डायनेमिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस। तो ये कि इसके अंदर जितना भी, विच इज दिस वन, चैप्टर 11 मॉडलिंग विद अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, प्रिस्क्राइबिंग ड्रग डोसेज हो गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस रिविजिटेड, मतलब देयर आर मेनी areas in which we use these concepts. तो ये मेरा मेन एरिया है जिसके अंदर I work, and this one modeling the systems of differential equation. But we'll inshallah we'll cover this one, optimization of continuous models as well. तो ये कि ये book overview है. I hope you will learn in this course or you will enjoy this course. और ये कि वो ज़्यादा बेहतर होता है जब आदमी का मतलब ऑन कैंपस क्लासेस होंगी, तो वो इंटरेक्शन बहुत बेहतर होता है जिसके अंदर ज़्यादा लर्निंग होती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया हो रहा होता है कि मतलब यू आर ग्रास्पिंग दीज कॉन्सेप्ट्स और यू आर गेटिंग बोर्ड, क्या हो रहा है अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होता यहाँ पे। लेकिन ये कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आपको कभी भी कोई चीज़ जो है ना पूछनी हो, तो इट्स गुड कि अपना माइक ऑन करके और ये उनसे पूछ लें क्लास के अंदर। बट आई होप यू विल ऑब्जर्व द एटिकेट्स ऑफ द क्लास। कोई इसमें मतलब वो चीज़ नहीं है, आप लोग सब सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मुझे बार बार कहने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग सिंपल माइक ऑन करके आप पूछे सर मुझे ये कंफ्यूजन है, आप प्लीज ये मुझे एक्सप्लेन कर दें। चैट विंडो पे नहीं लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं चैट विंडो को नहीं देख रहा होता, नहीं व्हाट्सएप को। तो मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक। उसके बाद कोई बात आप लोगों को पूछनी है तो आप पूछ लेना। मतलब ये चैप्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है बुक, मतलब ये कि जिस तरह मतलब ये उसने चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज किया है। नंबर 1 इज द मॉडलिंग चेंज, और फिर द मॉडलिंग प्रोसेस, चैप्टर 2 प्रोपोर्शनैलिटी एंड ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, एंड नंबर 3 इज मॉडल फिटिंग। तो ये 3 चैप्टर्स के बाद फिर स्ट्रीम आपके पास ये और स्ट्रीम्स हैं आपके पास। एक्सपेरिमेंटल मॉडलिंग है नंबर 4, फिर सिमुलेशन मॉडलिंग एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलिट्यूड। अच्छा, ये कि डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के एसवीडीज का होता है या पीसीएस का होता है, जो मतलब ये कि थोड़ा मैथमेटिकली इन्वॉल्व है। तो अगर टाइम हुआ, मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अंदर मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे देखना पड़ता है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीज़ को। तो एक ट्रैक पूरा ये बनता है चैप्टर 4, 5, 14, दूसरा ट्रैक बनता है 6, 9 एंड 10, विच इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, मॉडलिंग विद डिसीजन थ्योरी एंड गेम थ्योरी। एक आगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट मॉडल्स है, मॉडलिंग यूजिंग ग्राफ थ्योरी, नंबर 8 हो गया। एंड पार्ट 2 विच इज मोस्टली टुवर्ड्स कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स, मोस्टली पार्ट 2 जो आपके पास इसने स्टेरिक करके डाला हुआ है। तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस एज मॉडल्स 15, चैप्टर 15 हो गया। 11 हो गया मॉडलिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों ने अंडरग्रेड के कोर्सेज में किया हुआ होता है, डिपेंडिंग ऑन मतलब ये कि कितने मतलब ये कि आपने सीरियसनेस से इस चीज़ को देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11 और 12 आके मॉडलिंग विद सिस्टम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड नंबर 13 इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंटीन्यूअस मॉडल्स। तो ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं जो बुक वाले ने मेंशन किए हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एक एक को जो है ना मतलब ये कि चैप्टर को डील करेंगे, और देन वी विल सी हाउ दिस कोर्स इवॉल्व्स। क्योंकि मैं भी ये पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना बेसिक कोर्स नहीं पढ़ाया। क्योंकि नॉर्मली आई टीच मतलब कंट्रोलर डिज़ाइन और जो सिलेक्टेड टॉपिक्स इन कंट्रोल्स के नाम से है, फिर नॉन लीनियर कंट्रोल्स, इसके अंदर सारे नॉन लीनियर सिस्टम से कंट्रोल डिज़ाइन है। फिर मैं पढ़ाता हूँ एडेप्टिव फजी कंट्रोलर्स के, मतलब जो फजी कंट्रोलर्स किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, और अगर उनके अंदर एडेप्टेशन आए फॉर अ नॉन लीनियर सिस्टम, और जिसका मतलब ये कि ऑपरेटिंग डेटा मुझे मिल रहा है, तो मैं उस रीजन में ज़्यादा काम करता हूँ। और लीनियर सिस्टम थ्योरी इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट कोर्स, जो कि पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था। तो ये वो एरियाज हैं जिसको मैं नॉर्मली कवर करता हूँ। ये कोर्स बहुत बेसिक कोर्स है मेरे लिए। तो ये कि अगर किसी कोई ऐसा पॉइंट आपको अंदाजा हो कि मैं काफ़ी मतलब मेरी एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट है और आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मतलब यू शुड स्टॉप मी, और ये कि आप मुझसे क्वेश्चन वहीं पे पूछने कि सर ये चीज़ आप प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक जो बात मैंने की, अगर आपको कोई चीज़ अगर इसके अंदर कंफ्यूजिंग है या कोई चीज़ ऐसी जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर पूछ लें, वरना फिर हम शुरू करते हैं। क्योंकि अभी असल में 4:22 हो रहे हैं, और तकरीबन 10-12 मिनट के बाद जो है ना फिर मैं नमाज के लिए उठ जाऊँगा। आई विल पॉज दिस मीटिंग और देन वील रीजॉइन आफ्टर नमाज इंशाल्लाह। तो अगर कोई बात अभी तक पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी जी जी। सर ये जो भी देखा है थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा, मैंने बहुत पहले 99 में सर मैंने
बैचलर्स की है, जी 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 तो अभी जो मुझे देखती चीज नजर आ रही है वो मॉडलिंग है। जी जी। तो क्या आर वी कन्फाइंड टू द मेथड ऑफ मॉडलिंग ओनली? क्योंकि देखें इसके अंदर जितना भी जो मुझे नजर आया है वो सिर्फ मॉडलिंग का एलिमेंट नजर आया है, या मेथड्स में और भी कोई चीजें होती हैं, या सिर्फ हम मॉडलिंग पढ़ रहे हैं और चीजें होती हैं हम उसको टच नहीं कर रहे, या मॉडलिंग इज समथिंग व्हिच कवर्स एवरीथिंग? मॉडलिंग इज अ वेरी जेनरिक कॉन्सेप्ट। मतलब आपके पास जो है ना ये मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है ना ये एक बहुत जेनरिक कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी फील्ड आपके पास जो इंजीनियरिंग की साइंसेस की फील्ड है, मतलब साइंस इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, लेकिन इंजीनियरिंग की हमारी जितनी फील्ड है उसके अंदर बगैर मैथमेटिकल मॉडलिंग के हम नहीं चल सकते। मतलब ये है कि हम सिस्टम को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में कोई चीज़ हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे अब क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर आपको इट्स सच अ ब्रॉड फील्ड और उसमें इतनी ज्यादा मेथड्स हैं मॉडलिंग के वो सारे के सारे यहाँ कवर नहीं हो सकते। मतलब आपके पास स्टोकेस्टिक मॉडलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और इसी तरह आपके पास ये है कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग बिल्कुल अलग फील्ड है। इसी तरह आपके पास ये है कि एक और आपके पास अभी मुझे नाम जहन में आ रहा था, मतलब जब आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मॉडल करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास जो सिस्टम्स होते हैं उनकी मॉडलिंग। तो मॉडलिंग इज अ वेरी वेरी ह्यूज एरिया। तो ये है कि यहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो मोस्टली मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज़ है। अब मतलब ये क्लेम मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ इस कोर्स में कि जी जितनी भी मेथड्स मॉडलिंग के एग्जिस्ट करते हैं वो सारे देखेंगे, वो हम नहीं कर सकते। बस सब वो इतनी इतनी ज़्यादा फील्ड मतलब ये कि ब्रॉड कैटेगरी है, हम कुछ उनमें से स्टडी करेंगे और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मतलब ये है कि सिस्टम्स के मतलब जो फिनोमिना है उनको हम किस तरह मॉडल किस तरह कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को किस तरह मॉडल कर सकते हैं। मतलब लेट सपोज मैं मतलब एक मैं कंट्रोल्स का आदमी हूँ, तो ये है कि हमारे पास जो भी प्लांट होता है, कोई भी रोबोट होता है, तो हम उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जरूर बनाते हैं, क्योंकि अगर हमें उसको कंट्रोल करना है वी नीड टू हैव अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। चाहे हम कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसी तरह अगर मैं अभी पिछले दिनों में मैं कुछ विजन सिस्टम्स पे काम कर रहा था, तो ये है कि अपने क्वाडकॉप्टर्स और नेविगेशन के लिहाज से, तो फॉर अ विजन सिस्टम टू वर्क वी नीड अ मैथमेटिकल मॉडल, वी नीड सम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। तो ये उस कॉन्सेप्ट से जो है ना ये कोर्स है कि आपके पास वो बेसिक, अब जैसे इसके अंदर एक और बीच में आपके पास क्यूइंग थ्योरी है। क्यूइंग थ्योरी मतलब ये है कि आपके पास इट्स आल्सो ह्यूज सब्जेक्ट कि आपके पास किस तरह जो है ना मतलब क्यूज के अंदर आपके पास किस तरह आपके पास चाहे वो मतलब कि पैकेट है, मतलब ये कि कोई एक नेटवर्क है डेटा जिसपे जो है ना आपके पैकेट सारे वो क्यू कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास कोई लिफ्ट का मैकेनिज्म है और उसमें कोई लोग खड़े में आपको डिजाइन करना है। क्यूइंग थ्योरी पूरी एक अलग मतलब ये है कि फील्ड है। तो वही बात है कि मॉडलिंग एक बहुत बड़ी चीज है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसका कुछ एरिया हम इस कोर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। आई होप शायद मैंने आपको कुछ जवाब दिया और शायद आप कुछ सेटिस्फाइड हुए हो इससे। लेकिन आप एब्सोल्युटली थोड़ा सर, एब्सोल्युटली पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि हम किस चीज को देख रहे हैं। राइट सर। अच्छा सर एक ये सवाल, जी 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 बिल्कुल। बेसिकली हम इसके अंदर जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो वही है जो ट्रांसफर फंक्शन या स्टेट स्पेस मॉडल हमने बनाने होते हैं, ये ऐसा उसी ना किस्म के वो होंगे? बहुत कंफाइंड है, नहीं 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 एफाज वो बहुत कंफाइंड है। मतलब अगर मैं ये कह दूं तो ये बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे कि जी मैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है यहाँ पे। मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका ट्रांसफर फंक्शन नहीं बन सकता। मतलब अभी यहाँ थोड़ी बात यहाँ पे बात शुरू हो जाएगी कि भाई वो एक आपके पास मॉर्गेज, आपके पास एक मैकेनिज्म है बैंकिंग से जो है ना मतलब उसने घर खरीद रहा है, एक मॉर्गेज सिस्टम को पूरा मॉडल कर रहा है, तो देयर इज नो ट्रांसफर फंक्शन ओवर देयर। मतलब हम लेप्लास में और इस डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन का कोई सेंस ही नहीं बनती। भाई बैंक से लोन लिया है, मुझे उसको रिटर्न करना है, मैंने एक पूरा मॉडल डेवलप करना है, फाइनेंशियल मॉडल डेवलप करना है। अभी ये पहली जो एग्जांपल आएगी वो उसी की एग्जांपल आएगी। इसी तरह इसके बाद जो एग्जांपल आएगी वो आपके पास एक ड्रग है, जो आप ड्रग एक ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर ये कि ड्रग लेवल उसके ब्लड में कितना रहता है, ये बहुत बेसिक मॉडल से शुरू करता है। तो ये वो बात नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ जिसके मैं बोडे प्लॉट बना लूँ या मैं रोड फोकस बना लूँ या उसको एनालाइज कर लूँ। वो स्पेसिफिकली वो चीजें एलटीआई सिस्टम्स की होती हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है चीजों की। मतलब अगर मेरे पास लेट सपोज जो मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे टाइम बहुत कम है लेकिन ये है कि मैं वो एग्जांपल थोड़ी देर के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। लेट सपोज मेरे पास जो है ना वो इस तरह का एक डेटा आता है, ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स आ गए, ये मेरे पास कुछ डेटा मैंने गैदर किया, मेरे पास एक वेरिएबल एक्स और एक मेरे पास वेरिएबल वाई। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो, क्योंकि मैं क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन वहां पे एक सिस्टम यूज होता है जिसको कहते हैं डकवर्थ लुईस गालिबन। तो ये डकवर्थ लुईस सिस्टम जो आपके पास है, ये आपके पास क्या करता है, इट हैज मेनी मेनी पैरामीटर्स और उन पैरामीटर्स की बेसिस पे डिसीजन करता है भाई ये मैच विन है या लूज है। तो ये कि वो मॉडलिंग क्या है, वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग नहीं है, वो कुछ और चीजें हैं।
इसी तरह जैसे मैंने एक्स वाई का प्लॉट बनाया, अब नाउ आई वांट टू फिट some very good data, some very good model in this one. This is my model. और ये आपके पास हो सकता है कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, ये प्रेडिक्शन कर रहा है आपके पास, लेट्स सपोज ये वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है, या फिर ये आपके पास लेट्स सपोज ये कुछ और मेरे पास मैंने डेटा गैदर किया था, एक्स और वाई का एक्सपेरिमेंटल डेटा मैंने गैदर किया, और फिर मैं सोचना मुझे ये डिटरमिन करना है, मुझे उसकी फिजिक्स नहीं पता, मतलब ये कोई आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, कोई स्पेशल मटेरियल मैंने डिजाइन किया और उस पर मैं देखता हूँ कि x is the amount of force applied and y is the amount of stress या strain generated in the material. अब ये है कि मुझे उसकी एक्चुअल मतलब ये फिजिक्स नहीं पता, लेट सपोज, तो मैंने डेटा गैदर किया और फिर मैंने जो है ना मतलब अपनी मॉडलिंग टेक्निक्स जो इस कोर्स में मैंने पढ़ी मैंने उस पर लगाई, तो दिस मॉडलिंग मेथड विल गिव मी सम फंक्शन, आई एम रॉन्ग हियर, इट विल गिव मी समथिंग y is equal to fx. इस तरह का कोई फंक्शन मुझे जनरेट कर देगा दिस कोर्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच इन दिस कोर्स. तो इस तरह की चीज है कि आपके पास कोई मॉडल जिसको हम यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. तो ये कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे मैं एक दो स्लाइड कर लेता हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि अजान शुरू हो जाए फिर मुझे चुप होना पड़े. टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड वी ऑफन डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमेना मैथमेटिकली बाय मींस ऑफ अ फंक्शन और इक्वेशन फॉर इंस्टेंस. तो ये है कि आपने आईसी डिजाइन के अंदर मतलब ये है, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम आईसी डिजाइन, लेकिन ये है कि मैं पिछले दिनों में सेड्रा स्मिथ को पढ़ रहा था, कोई एमआईटी के एक प्रोफेसर थे, उनके लेक्चर्स मैंने कुछ लिए, मेरा अपना बस शौक था कुछ देखने का. तो ये है कि वहां पे जो उन्होंने मतलब ये है कि सारे एनालिसिस किया, इट्स ऑल मैथ्स, मतलब विदाउट मैथ्स यू आइदर गो इन, यू वर्क इन सर्किट्स, यू वर्क इन इमेज प्रोसेसिंग, यू वर्क इन सिग्नल प्रोसेसिंग, यू वर्क इन एनी फील्ड, यू वर्क इन एंटेनास, यू शुड बी नोइंग मैथ्स. और ये है कि हाउ दिस मैथ्स इज डिराइव्ड एंड व्हाट डू you understand from this maths. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे लड़कों में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती है. अच्छा, such a mathematical model is an idealization of the real world phenomena and never a completely accurate representation. तो हम भी जब मैथमेटिकल मॉडल जब भी बनाते हैं तो आपके एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कभी भी नहीं है. मतलब V is equal to IR, Ohm's law is not a complete description of the system. आप में से हर एक अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि सीधी बात है हम उस रिलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें फिक्स कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, जैसे ही वो पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं हमारा मॉडल मतलब ये है कि वैलिड नहीं रहता. तो ये है कि मॉडल उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक रीजन होता है जिसके अंदर ऑपरेट कर रहा होता है. हम उसको कहते हैं कि भाई इस रीजन के अंदर आपके पास लेट सपोज अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कि जी मेरे पास दिस इज, और मैं ये कहता हूँ कि जी मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ और मैं इस तरह का कर्व बनाता हूँ. ये अच्छा, हमारी अजान शुरू हो गई है. I'll take a brief pause. अच्छा, ये कि यहाँ पे बस एक आखिरी बात कि जी ये मैंने ग्राफ सिंपल बनाया और मैंने जो है ना एक्सपेरिमेंटली कुछ डेटा लिया और ये डेटा मेरे पास जो है वो आपके पास लेट सपोज ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स आ गए और डेटा पॉइंट्स पे मैंने जो है ना कोई मॉडल फिट किया. तो ये कि डेटा को देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि जी कुछ इसका जो है ना ओम्स लॉ का जो आपके पास ऑपरेटिंग रीजन है वो आपके पास एक सर्टेन रीजन है, दैट इज दिस वन. इसके बाहर जो है ना आपके पास ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ना आपके पास यहाँ पे वैलिड है ना यहाँ पे वैलिड है. तो ये कि देन what is the governing principle, what is the physics behind it. तो ये कि वो शायद मैं अपनी इंट्यूशन से ना बता सकूं, तो इन मैथमेटिकल ये जो मॉडल्स होते हैं इनसे मैं बता सकता हूं कि what will be the behavior of my system. तो हम इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जितने लेवल पे भी हम कर सके. ठीक है, तो although any model has its limitations, a good one can provide valuable results and conclusions. अगर आपने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है तो यू शुड बी गेटिंग सम वेरी गुड रिजल्ट्स और ये वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग यू कैन डेवलप ऑफ योर सिस्टम इफ यू हैव अ वेरी गुड मॉडल. इन दिस चैप्टर वी डायरेक्ट आवर अटेंशन टू मॉडलिंग चेंजेस. मतलब ये इस चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर 1 की बात है. तो ये कि आई विल टेक अ ब्रेक नाउ
और ये कि ये मैं इसको मीटिंग को मैं इसको वीडियो को पॉज कर दूंगा और ये कि यू कैन ज्वाइन बैक। मैं व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब मैं नमाज पढ़ के आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और कोई बात हो तो आप जरूर डिस्कस कर लेना। ठीक है, दैट्स फाइन। Resuming. ठीक है, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर ये चीज हो गई थी स्लाइड। वी मूव ऑन मॉडलिंग चेंज चैप्टर 1 और उसके अंदर आपके पास मॉडलिंग चेंज विद डिफरेंस इक्वेशंस, अप्रॉक्सीमेटिंग चेंज विद डिफरेंस इक्वेशंस और सॉल्यूशंस टू डायनेमिकल सिस्टम्स और सिस्टम्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा, यहाँ क्विकली एक बात कि हमारे पास सिस्टम्स के अंदर अगर हम उनको कैटेगराइज करें, ब्रॉडली कैटेगराइज करें कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स के अंदर और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के अंदर। तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो सिस्टम्स को मॉडल करते हैं वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से। और जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को मॉडल करते हैं वो हम करते हैं डिफरेंस इक्वेशन से। और मतलब वो शायद यहाँ पे इस बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए कि इन ऑर्डर टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब फॉर सिंपल सॉल्यूशंस, और उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। और फॉर डिफरेंस इक्वेशंस वी हैव जेड ट्रांसफॉर्म, तो जी ट्रांसफॉर्म, और फिर उनका बहुत डिटेल एनालिसिस इन दोनों से हो सकता है। अच्छा, ये दोनों की एक खास बात कि दे आर कैटेगराइज्ड एज डायनेमिकल सिस्टम, और ये जो बात मैंने लिखी लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, आप में से कोई आदमी अगर स्टूडेंट मुझे कोई बता सके कि ये किस मतलब पॉइंट पे ये इनवैलिड हो जाती है, मतलब ये है कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज नहीं कर सकता। जब टाइम वेरिएंट सब टाइम वेरिंग सिस्टम हो, कोएफिशिएंट्स होते हैं तो उसमें टाइम वेरिंग के अलावा भी एक और भी कंडीशन है। ये बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। नॉन लीनियर सिस्टम हो और आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं, तो ये वी कैन नॉट यूज लैप्लास एंड जी ट्रांसफॉर्म बिकॉज दीज टूल्स आर फॉर एलटीआई सिस्टम्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास टाइम वेरिंग या नॉन लीनियर डायनेमिकल सिस्टम्स हैं तो उसको हम ट्रीट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हैं, उनके मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सिंपल डिस्कशन था कि आप लोगों की नॉलेज के लिए। और सॉल्यूशंस टू डायनेमिकल सिस्टम्स सी हो गया और सिस्टम्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस डी हो गया। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हम इस तरह मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल्स, ये सब बुक में से है, मतलब ये है कि यहाँ ये सारे नोट्स जो है, और वो बुक इंशाल्लाह मैं देखें ड्रॉप बॉक्स पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा, मतलब व्हाट्सएप पे ड्रॉप बॉक्स का लिंक, क्योंकि वो शायद साइज उसका बड़ा होगा तो शायद एलएमएस पे अपलोड ना हो सके। In modeling our world, we are often interested in predicting the value of a variable at some time in the future. तो जो नॉर्मल मेथड जिसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं कि जी आई हैव दिस टाइम एंड आई हैव अ वैलिड मॉडल ओवर इन दिस रेंज, आई हैव अ वैलिड मॉडल, और जिसका मेरे पास जो है ना पूरा डेटा था, जिसका मैंने जो है ना मॉडल पूरा बनाया। नाउ आई वांट टू प्रेडिक्ट एट सम फ्यूचर टाइम, फॉर एग्जांपल दिस वन, और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय फंक्शन, या जो भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब चाहे वो करेंसी है, चाहे वो वेदर है, चाहे वो आपके पास कोई हीट है, चाहे वो कोई और चीज आपके पास टेम्परेचर्स हैं या प्रेशर्स हैं, मतलब ये कि तो आई एक्सट्रापोलेट, तो मेरा मॉडल का क्या हाल है, क्या वो मुझे क्या जो जवाब दे रहा है मेरा मॉडल, क्या वो रियलिटी के करीब है या बहुत दूर है, तो वो देखना और फिर अपने मॉडल्स को ट्यून करना। In modeling our world, we are often interested in predicting the value of a variable at some time in the future. Perhaps it is population, a real estate value, or the number of people with communicative disease, whatever. मतलब ये उसने एक जनरल एग्जांपल दी कि it can be anything. तो हम मॉडल जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको एक्सट्रापोलेट कर सकें और इंटरपोलेट कर सकें, और हमारे पास जो है वो जो मॉडल हमें दे रहा हो वो रियलिटी के करीब कोई चीज दे रहा हो।
अच्छा, often a mathematical model can help us understand the behavior better or aid us in planning for the future. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जी अगर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम मतलब ये कि हमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके फ्यूचर के बारे में, या मतलब ये कि इन बिटवीन द वैल्यूज वो हमें कुछ बता सके कि हमारे पास दो इंटरवल्स पे वैल्यूज हैं, इन मिडिल क्या होगा. Let's think of a mathematical model as a mathematical construct designed to study a particular real world system of behavior of interest. कोई भी हम रियल वर्ल्ड सिस्टम है उसको हम स्टडी करके उसको हम समझना चाह रहे हैं. The model allows us to reach mathematical conclusions about the behavior as illustrated in figure 1.1, or these conclusions can be interpreted to help a decision maker plan for the future. तो ये कि a very broad classification. और यहाँ पे एक सेकंड ठहरे, मैं इसको थोड़ा सा, तो ये आपके पास you have initially you have the real world data, or there can be many methods or for refining the data, और आपके पास जिसको डीनॉइजिंग कहते हैं, और आपके पास और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेसेस हैं. डिपेंड करता है आप किस फील्ड के अंदर से. मैं फजी सिस्टम्स का मतलब मेरा पीएचडी फजी सिस्टम्स के अंदर है, तो फजी सिस्टम्स के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि वी डू फजिफिकेशन, लेकिन फजिफिकेशन से पहले आपको जो है ना उसकी नॉर्मलाइजेशन करनी लाजमी होती है डेटा की, और नॉर्मलाइजेशन से पहले आपके पास जो है उसकी डीनॉइजिंग करनी लाजमी है. तो वो सब चीजें जो है ना, मतलब वो सब, ये सिंप्लीफिकेशन एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ये कि इट कवर्स a huge subject कि आपके पास simplification मतलब something with the data, you do something with the data to clean the data so that you can get some meaningful models. फिर मॉडल डेवलप करते हैं, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, चाहे वो फजी मॉडल है, चाहे वो कोई डिटरमिनिस्टिक मॉडल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई डिफरेंस इक्वेशन है, इट्स अ मॉडल. और उसके बाद यू एनालाइज द मॉडल. और मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं. एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है तो हमारे पास लेप्लास उसको हम देख रहे हैं, पोल जीरोस को देख रहे हैं, उससे भी हम एनालाइज कर सकते हैं, बॉडी प्लॉट से देख सकते हैं. हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म्स है, जैसे हमारे पास डीएसपीस के अंदर होते हैं, हमारे पास फिल्टर डिजाइनिंग होती है, आईएआर, एफआईआर या हाई ऑर्डर फिल्टर्स होते हैं, तो उनका एनालिसिस हम जी ट्रांसफॉर्म के अंदर हम जेड डोमेन में करते हैं. फिर मैथमेटिकल कंक्लूजन्स अबाउट द सिस्टम, क्या है, क्या बनेगा सिस्टम के बारे में. वी इंटरप्रेट और प्रेडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशंस, वी प्रेडिक्ट, अगर मॉडल ऐसा बना हुआ है जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. और जैसे आपके पास मतलब आप में से बहुत सारों ने काम किया होगा या नाम तो कम से कम सुना होगा कालमन फिल्टर्स का, तो वी डू सम सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस फ्रॉम देयर. और फिर हम देखते हैं क्या हमारा सिस्टम जो है ना कि रियल वर्ल्ड डेटा से मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा. मतलब अगर ने एक बहुत अच्छा कालमन फिल्टर डिजाइन किया, लेकिन एट द एंड मतलब ये है कि वो हमारे पास जो मतलब उसको, वो अलग बात है उसको कहते फिल्टर है, लेकिन ये है कि वो हमारे पास एक प्रेडिक्शन मॉडल होता है. तो ये है कि वो हमारे पास गलत चीज अगर प्रेडिक्ट कर रहा है तो उसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्टिंग द सिस्टम. तो ये सब चीजें आपके पास मॉडलिंग एनालिसिस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. किसी भी पॉइंट पे मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आपको कोई चीज कंफ्यूजिंग हो, बहरहाल ये बहुत सिंपल बातें भी चल रही हैं, सब थ्योरेटिकल चीजें, आप माइक ऑन करके आप पूछ लें, कोई मसला नहीं है. अच्छा, ये मैंने जीरो जानबूझ के लिखा है, जीरो बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ ये कि कोई बहुत बेसिक बात थी कि मॉडलिंग यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत सटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको, क्योंकि मतलब बुक इस सीक्वेंस से चल रही है. तो मोस्ट मॉडल्स सिंप्लीफाई रियलिटी, अ वेरी गुड सेंटेंस कि व्हाई वी यूज मॉडल्स, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें. जनरली मॉडल्स कैन ओनली अप्रोक्सीमेट रियल वर्ल्ड बिहेवियर, ओनली अप्रोक्सीमेट, ठीक है. मतलब दे कैन नेवर गिव यू अ ट्रू पिक्चर व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड. मतलब मेरा जब फाइनल मतलब थीसिस का मेरा एक चैप्टर था जिसमें मैंने एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया था एक सिस्टम को मॉडल करने के लिए, तो ये कि मेरा प्रोफेसर ही वाज़न्ट सैटिस्फाइड. बहरहाल उसने इंक्लूड कर दिया था चैप्टर, लेकिन मतलब वो कहता था बस मजा नहीं आया मतलब इस चीज के अंदर, मतलब जो मॉडलिंग एक्चुअली चीज होती है, क्योंकि वो मॉडल कर रहा था, हमने उसको प्रेडिक्शन भी किया, उसके कंट्रोलर्स भी डिजाइन किए, मतलब वो एक चैप्टर बहुत स्पेसिफिक चीज थी, एक हीटिंग सिस्टम को मॉडल किया था. लेकिन ये कि वो हमेशा अप्रोक्सीमेशन ही होती है, इट्स नॉट अ जनरलाइजेशन. और आप एक मतलब ये कि ग्लोबल मॉडल, you can never build a global model of a system, मतलब ये कि जो which exactly tells you what's going to happen at मतलब for any input. तो वो चीज है, क्योंकि systems are non-linear. One very powerful simplifying relationship, वो कहता है कि ये एक बहुत simplifying relationship is a proportionality constant. ये आपके पास when two quantities are proportional. तो ये यहाँ पे मैं quickly एक बात बता दूं कि ये 2-3 लाइंस में ड्रॉ कर देता हूं, और तो ये मेरे पास जो ब्लू और ये मतलब ये कि आई थिंक दिस इज मैजेंटा, ये लाइन जो है ना, तो ये कि ये आपके पास
बहरहाल ये तीनों प्रोपोर्शनल कहलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टर्म्स में मतलब जब हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं तो दिस इज एन अफाइन सिस्टम, और आपके पास ये दोनों जो हैं दे आर लीनियर, ठीक है। तो हम उसको अफाइन कहते हैं, जो ऑरेंज वाला है उसके अंदर ऑफसेट मौजूद है, इट हैज सम ऑफसेट, इट हैज सम बायस, ठीक है। तो इट हैज सम ऑफसेट, इट हैज सम बायस, और ये जो आपके पास दो सिस्टम्स हैं ये प्योर लीनियर कहलाते हैं, ठीक है। इनकी अपनी मतलब ये है कि जो आप में से जिनको LTI का बहुत अच्छी तरह आइडिया है, ये लीनियर सिस्टम्स की दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं उनको होल्ड करते हैं, ये एडिटिव भी हैं, होमोजेनस भी हैं, लेकिन अफाइन सिस्टम्स दे आर नॉट। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है कि आपके पास ये प्रोपोर्शनल है कि जी आपके पास एक वेरिएबल लेट्स सपोज y एंड x दे आर प्रोपोर्शनल, और वो प्रोपोर्शनल है तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स यू कैन डिटरमिन यूजिंग दिस स्लोप। तो आपको स्लोप मिल जाएगा, यू कैन फाइंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज y इज इक्वल टू, मैं दोबारा कह रहा हूं कि बाज लोगों के लिए ये बातें बहुत सिंपल है, लेकिन शायद बाज लोगों के लिए सिंपल ना हो, जिनके लिए नहीं है मतलब दे शुडंट शाय ऑफ, और ये कि वो पूछ लें कि भाई इसमें क्या चीज है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, आगे अगर कभी कोई पॉइंट हो तो आप यू शुड डेफिनेटली स्टॉप मी। अच्छा ये कि आपके पास ये सिंपल रिलेशन हो गया, आगे बहुत सारे फिजिक्स के लॉज इस तरह बेस करते हैं, ठीक है, नॉट टू नेम देम, दे आर मेनी प्रोपोर्शनैलिटी पे। और फिर उसने यहाँ पर एक चीज बताई कि जी टेस्टिंग फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, उसने यहाँ पे मास एंड इलोंगेशन, तो यहाँ पे उसने सिंपल कहा कि जी आपके पास यू हैव डिफरेंट मासेस और यू हैव डिफरेंट इलोंगेशंस। तो आपके पास यहाँ पे उसने पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट किया, और फॉर डिफरेंट मासेस यू हैव डिफरेंट इलोंगेशंस, उसने स्लोप डिटरमिन किया, दिस स्लोप इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा आ गया, और देन you plot this line, you determine the slope, and the slope gives you the proportionality constant। यहाँ पर ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाके अगर लेट सपोज हमारे पास डेटा जो आए वो इस तरह करके नहीं आए, बल्कि डेटा हमारे पास इस तरह करके आए, तो ये हमारा मतलब ये है कि शायद रिलेशन जो है ना बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिलेशन फॉर वेरी सिंपल सिस्टम्स प्रोपोर्शनैलिटी का। नंबर 1 मॉडलिंग चेंज। तो यहाँ से मतलब वो पहली बात शुरू करता है कि जी हमारे पास अगर हम सिस्टम के मतलब जो आउटपुट में चेंजेस आ रहे होते हैं। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, क्योंकि ये असल में नमाज दो बीच में आती है। अच्छा मुझे अभी सादा साहब ने बताया कि क्लास का टाइम 4 से 6:30 है, तो असल में फिर अभी नमाज दोबारा तकरीबन 6:10 पे नमाज आएगी मगरिब की। तो अगर अगली दफा से हम लेक्चर 3 बजे शुरू कर लें तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा टाइम जो है ना, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं, होपफुली फरवरी के शुरू में तो हमारे पास ऑन कैंपस हो जाएगा, तो वहां तो फिर हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी अगर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो तो अगर हम 3 बजे शुरू कर लें तो वी कैन हैव अ सेशन डायरेक्टली फ्रॉम 3 to 4:30, 1.5 घंटे का हो जाएगा, फिर हम ब्रेक ले लेंगे 20-25 मिनट का, देन अगेन वी कैन कंटिन्यू। क्योंकि हमारे पास वैसे भी इन 2.5 घंटों में तकरीबन हमारे पास ये मतलब कुछ ब्रेक का टाइम होता है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, मुझे बता देना, तो आई कैन स्टार्ट एट 3 फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा a powerful paradigm in modeling a powerful paradigm to use in modeling is change। I hope आप लोग जो है ना वो डोरमेंट नहीं है और आप लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं जी, दो जी, तीन सर, का नाम लूं, एक सेकंड कह रहे हैं एफाज तो जी सर बैठे हैं। ज्वाइन किया है, जी सर। ठीक है, मतलब वहाँ 3-4 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, इट्स गुड, दैट्स फाइन, देयर इज समवन हु इज लिसनिंग। मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है कि आप बात कर रहे हैं और सामने आपके कंप्यूटर रखा हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन, यू आर देयर। अच्छा यहाँ पे वो सिंपल ये कहता है कि एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ये आज मेरा थोड़ा सिस्टम जो है ना वो अजीब बिहेव कर रहा है क्योंकि ये इस तरह जूम नहीं हो रहा है जो कि नॉर्मली इसको होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये पावरफुल पैराडाइम, अच्छा ये आपके पास हो गया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस चेंज। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास सिंपल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे बना दूं और फिर आगे वो बताएगा भी इसको कि जी लेट्स सपोज आई ड्रॉ दिस वन, और दिस इज माय करंट वैल्यू एंड in this time interval the change is this one, ये मेरे पास चेंज है, तो ये मेरे पास the next value is this one। उसके अंदर आपके पास क्या है, the present value
and this is the change which I call delta. The present value, अगर मैं उसको pn कह देता हूं, the present value, और इसको मैं delta p कह देता हूं, तो pn plus 1 if this is n and this is n plus 1. So I can write my equation as pn plus 1 is equal to pn plus delta p. So this is the change, this is the present value and the future value. A very simple concept. ये अभी ये discuss करेगा यहाँ पे. Often we wish to predict the future on the basis of what we know now. बाज़ दफ़ा ये प्रेडिक्शन बहुत सिंपल होती है जो कि सामने आपको नजर आ रही है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सिंपल नहीं होती है जो कि यहाँ पे वो डिस्कस करेगा. We now know in the present and that the change that has been carefully observed. In such cases we begin by studying change itself according to the formula. So this is a simple change. मतलब you bring the change here, the future value minus the present value, you determine the change. Sometimes this change is constant, but most of the time this change is not constant. ठीक है, ये change आपके पास जो है, जो derivative है, ये आपके पास constant नहीं होता. मतलब आपको सिंपल अंदाजा, मतलब मैं क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ कि जी यहाँ पे you draw this line, you have a constant change, but if you draw this curve, a parabola, the change is not constant. ठीक है, तो आपके पास दोनों के अंदर डेरिवेटिव्स में, क्योंकि आपके पास ग्रीन में डेरिवेटिव कांस्टेंट है, स्लोप बट, लेकिन पैराबोला में नहीं है. By collecting data over a period of time and plotting those data, we often can discern patterns to model that capture the trend of the change. If the behavior is taking place over discrete time periods, the preceding construct leads to a difference equation. तो अगर मतलब हमारे पास हम discrete time intervals की बात कर रहे हैं, तो ये कि हमारे पास हम एक difference equation बना लेते हैं, which we study in this chapter. If the behavior is taking place continuously, we form a differential equation, which will be studied later on. ठीक है? Modeling with difference equation. In this section, we build mathematical model to describe change in an observed behavior. When we observe change, अच्छा मैं तेज इसलिए चलता हूँ क्योंकि ये सब बेसिक टेक्स्ट है, जहां पे मुझे रुकने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे मैथ्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये सब बेसिक चीज है, आपको मोस्टली आपको आइडिया होगा. We are often interested in understanding why the change occurs in the way it does. मतलब why this change is happening. Perhaps to analyze the effects of different conditions on the behavior of, or to predict what will happen in the future. तो ये कि वो change जो है ना, मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो change हम मॉडल कर सकते हैं. मतलब ये कि बाज़ दफ़ा हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल्स फ्रॉम द फिजिक्स होती है बाज़ दफ़ा, लेकिन बहुत दफ़ा नहीं होती. जब नहीं होती तो हमारे पास हम डेटा गैदर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और फिर हम मॉडल बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और उस मॉडल की बेसिस पे फिर हम सिस्टम की फिजिक्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं. मतलब रिवर्स प्रोसेस. A mathematical model helps us better understand a behavior while allowing us to experiment mathematically with different conditions affecting it. तो ये बहुत बड़ी, मतलब ये जितने भी आप लोग रिसर्च के अंदर हैं सब जानते होंगे कि जब भी हम सर्टेन बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट पैरामीटर्स को वेरी कर रहे होते हैं और फिर देख रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है सिस्टम पर. कि बाज पैरामीटर्स का इम्पैक्ट बहुत लीनियर होता है, बहुत ऑब्जर्वेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, बाज दफा बहुत पैरामीटर्स का इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता. तो वो बिहेवियर्स क्या होते हैं, तो वो सब चीजें. For a sequence of numbers a0, a1, a2, a3, the first differences are, तो ये आपके पास differences लिखे हैं. उसने ये नहीं मेंशन किया है कि a0 से a3 आपके पास क्या है, but these are the differences. These differences can be constant, they can be varying. For each positive integer n, the nth first difference is this one. तो ये आपके पास उसका difference उसने निकाला. अब वही जिस तरह मैंने पिछले बताया कि सिंपल लाइन है तो ये आपके पास सारे डेल्टास कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये कुछ और कर्व है तो आपके पास ये डेल्टास कांस्टेंट नहीं है. ये वो डायग्राम जो अभी मैंने प्लॉट किया, और दिस इज फ्रॉम द बुक. तो यहाँ पे आपके पास n+1 और ये आपके पास ये टाइम इंटरवल हो गया, ये आपके पास चेंज हो गया इन द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल. तो n हो गया, एट n माय वैल्यू वाज an, एट n+1 इट वाज an+1. और ये कि यहाँ पे फिर इसका मैंने जो है ना वो डिफरेंस निकाला, इसका डेरिवेटिव, मतलब ये कि डिटरमिन किया. दिस इज अ सेविंग सर्टिफिकेट एग्जांपल. इसी को फिर आगे फिर और मॉडिफाई करेगा और चीजें और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा इसके अंदर. अगर ये आपको स्क्रीन पर विजिबल नहीं है तो आप मुझे बता देना ताकि इसको मैं थोड़ा, अच्छा दिस इज 100%. A saving certificate, a very simple example. Consider the value of a saving certificate initially worth $1,000 that accumulates interest paid each month at 1% per month. The following sequence of numbers represents the value. Just someone is calling. Is it? अच्छा नहीं, मैंने कहा यूनिवर्सिटी से कोई ना.
the following sequence of numbers represents the value of the certificate month by month. So this is, let's suppose, January, February, March, April, this goes on. The first difference are as follows. अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे difference जो आपके पास बन रहा है, the difference क्या ये constant है या varying है? वेरिंग है। वेयरिंग अगर varying है। मैं पूछूं यहाँ पे, अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? है नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। एक्सपोनेंशियल बने, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये देयर इज अ प्रॉब्लम। और मतलब ये है कि हमें डेरिवेटिव से अंदाजा हो रहा है कि यार ये वो नहीं है, तो इसका अंदर जब स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल वाला लगाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास गलत प्रेडिक्शन आएगी, ठीक है। अब ये कोई एक फाइनेंशियल मॉडल है, अरे ये फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी मॉडल किया जाता है यूजिंग डिफरेंस इक्वेशंस, और ये बहुत बड़ी फील्ड है फाइनेंशियल सिग्नल प्रोसेसिंग जो कहलाती है। तो उसमें वो सारे मतलब फोरियर के कॉन्सेप्ट्स आपके सारे के सारे उसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। वो सारा आपके पास जो टाइम सीरीज एनालिसिस है उसमें फिर note that the first differences represent the change in the sequence during one time period or the interest earned in the case of the savings certificate example। तो आपके पास हर एक में इंटरेस्ट तो आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन इंटरेस्ट जो आपके पास अप्लाई हो रहा है बहरहाल जो कि हराम है, सूद है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर है कि यहाँ पे 1000 पे अप्लाई हुआ, देन 1010 देन दिस वन, ठीक है। ये फाइनेंशियल सिस्टम को मतलब ये हाउ इट इज इवॉल्विंग, हाउ दिस इज इवॉल्विंग। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस इज यूजफुल फॉर मॉडलिंग चेंज टेकिंग प्लेस। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, दिस इज एप्लीकेबल इन मेनी प्लेसेस। बहुत सारे फिजिकल सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर भी आपके पास ये मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, खासतौर पर पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर, कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि जितना बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट होगा उतनी बड़ी अगली वैल्यू होगी, जितना छोटा प्रिंसिपल अमाउंट होगा उतनी छोटी अगली वैल्यू होगी। तो आपके पास जो पॉपुलेशन इन एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल मतलब एक सिस्टम या शायद इस बुक के अंदर है, मतलब हम स्टडी उसको करते हैं कि आपके पास प्रेडेटर प्रे मॉडल होता है, उसके अंदर भाई एक स्पीशीज आपके पास ग्रो कर रही होती है, दूसरी आपके पास जो है ना वो एक प्रे होती है, एक प्रेडेटर होती है। तो ये कि जो प्रे आपके पास होती है, जब प्रेडेटर बढ़ जाते हैं तो प्रे कम होती चली जाती है। तो ये कि वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि जी इनिशियल पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी तो अगली वाली जनरेशन और बड़ी होगी, लेकिन फिर कोई एक उसके अंदर जो है ना प्रेडेटर आ जाते हैं जो खाना शुरू कर देते हैं, इनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो ये आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वोल्टेरा मॉडल्स होते हैं जिनसे हम उनको मॉडल करते हैं। लेकिन ये जो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आपके पास इंटरेस्ट को हम मॉडल जो कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन के अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। बार इसको हम देखते हैं। अच्छा, मैं बहुत सारी जो ये टेक्स्ट है मैं वो नहीं पढ़ता, मैं सिंपल आपको मैथ्स एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। डेल्टा ए एन मतलब ये आपके पास ये इंटरेस्ट रेट है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट, दिस इज द इंटरेस्ट रेट दैट इज 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। और वो कहता है कि जी मेरे पास यहाँ पे इसकी डिफरेंस इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी डिफरेंस इक्वेशन सिंपल ये बनेगी कि जी आपके पास an+1, इसको यहां लेके चले गए, आई हैव दिस डिफरेंस इक्वेशन, ये मेरा डिफरेंस इक्वेशन है। मुझे अगर इसको एनालाइज करना है, आप में से मतलब ये कि जेड ट्रांसफॉर्म बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, क्या मैं इसको जेड ट्रांसफॉर्म से एनालाइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने सिग्नल प्रोसेसिंग या डीएसपी के कोर्स के अंदर जेड ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली पढ़ा होगा। मतलब ये वैसे एक सवाल है, मतलब ये कि अभी ये चीज आई नहीं है यहाँ पे, और अगर आपको नहीं भी याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एफआईआर फिल्टर्स पढ़े होंगे, डेफिनेटली नाम सुना होगा। अच्छा, मैं देखूं कि आप में से कितने लोग बैठे हुए हैं, या आप हैंड रेज करें, एफआईआर फिल्टर्स किस किस ने पढ़े हुए हैं? एक आदमी ने पढ़ा हुआ है, जैद ने, वेरी स्ट्रेंज, अरसलान जमील, वेरी गुड, बिलाल गुड, आईफोन, हु इज दिस आईफोन? आप लोग कम से कम अपने नाम से लॉगिन करें, क्योंकि अटेंडेंस जो है ना, देयर आर मेनी पीपल। हिरा ने पढ़ा हुआ, ठीक है, मोहम्मद अबू बकर सोहेल, ठीक है। द पर्सन विद दिस नेम आईफोन, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आईफोन कौन है ये? द पर्सन विद द नेम आईफोन, इफ यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक, और ये कि अपना नाम कम से कम जो है ना, ये टर्म माइक से मुझे बता दो कि भाई आप हो कौन। I can't say anything, शायद he is not present। बहरहाल ये ठीक है, एफआईआर फिल्टर्स का सिर्फ कहने का मकसद मेरा ये था यहाँ पर कि ये चीज एफआईआर फिल्टर है जो मैंने अभी लिखी है ना यहाँ पे,
अच्छा चैट विंडो पे फिर किसी ने लिखा है, आई थिंक दिस पर्सन इज आईफोन, सॉरी सर, आई एम सिद्रा, ओके दैट्स फाइन सिद्रा, अगर आप नाम रीनेम कर लो तो अच्छा है, थैंक यू। अच्छा ये दिस इज एफआईआर फिल्टर, टाइप ऑफ एफआईआर फिल्टर, और हम इसको जेड ट्रांसफॉर्म से जब एनालाइज करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं सिस्टम की, इस फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब फाइनेंशियल क्रंच होते हैं और कबाड़े हो जाते हैं सिस्टम आपके पास, ओके सर ठीक है दैट्स फाइन। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि यू कैन when you have modeled a financial system and right at the beginning you can tell the people कि भाई ये तुम्हारा सिस्टम जो है ना अनस्टेबल हो जाएगा। वो कैसे होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट इस बुक में बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि नॉलेज के लिए कि जी यू डेवलप अ डिफरेंस इक्वेशन मॉडल ऑफ द सिस्टम। आपने क्या किया, क्विकली यू ड्रॉ दिस इज Z ट्रांसफॉर्म, और फिर उसका आपके पास यू डिटरमिन द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम, और अनफॉर्चुनेटली एक पोल आपके पास यहां पर आ गया। तो आप मतलब ये कि ये फाइनेंस का आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई ये सिस्टम तुम्हारा जो है ना ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और ये सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। फ्रॉम द मैथ्स यू कैन टेल। आप में से किसी को मेरी बात समझ में आई है, या मेरे साथ मोस्टली को समझ में आई होगी, मतलब मेरी ये बात कोई ऐसी नहीं है। अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा बता देता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस बुक में नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता तो हो ये चीज क्या है। सर काइंडली एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। मैं पूरी बात दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोग इंजीनियर्स हो ना, अगर इस क्लास के अंदर कुछ और लोग भी बैठे होते हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं होती ना, तो मैं बातें नहीं करता, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है और आप लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि आप लोग सारे अंडर ग्रेड में सबने इंजीनियरिंग की हुई है और सबने अगर आपने जेड ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं इस कोर्स में पढ़ाऊंगा आगे तो फिर मैं उसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, और मेरी अजम्पशन ये है कि आप में से अक्सरों ने पढ़ा होगा, मेरी अजम्पशन है, हो सकता है आई एम रॉन्ग। ये जो आपके पास मॉडल बना ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये बहुत सिंपल फाइनेंशियल मॉडल है। ये फाइनेंशियल मॉडल इज अ डिफरेंस इक्वेशन। मुझे एक आदमी कहता है कि भाई सिर्फ ये इक्वेशन आपको गिवन है, कैन यू प्लीज टेल मी वेदर माय फाइनेंशियल मॉडल इज गुड एंड माय सिस्टम विल इट बी स्टेबल और नॉट। तो मैं कहता हूँ यस दिस इज वेरी सिंपल फॉर मी। मैं क्या करूंगा, मैं इसका जेड ट्रांसफॉर्म लूंगा क्योंकि दिस इज अ लीनियर सिस्टम एंड दिस इज अ डिफरेंस इक्वेशन। जब मैं उसका जेड ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मेरे पास जेड डोमेन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब जेड डोमेन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आई कैन फाइंड द पोल्स एंड जीरोस ऑफ माय सिस्टम, ऑफ माय फाइनेंशियल सिस्टम। और मैं बता सकता हूं उसको कि यार देखो एक पोल जो है ना मतलब सिस्टम का, वो आपके पास यूनिट सर्किल से बाहर लाई कर रहा है। जब यूनिट सर्किल से बाहर लाई कर रहा है तो मुझे पता है कि भाई मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो इन द लॉन्ग रन मेरा सिस्टम जो है ना, ये मेरा डायनेमिकल सिस्टम, ये इनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। ये मेरा फाइनेंशियल सिस्टम, ये मेरा कहने का मतलब था पूरा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मतलब ये टॉपिक नहीं था यहाँ का, लेकिन क्योंकि आप में से किसी ने हैंड रेस किया है, ठीक है। असल में मेरे पास वो विंडो नहीं खुली हुई होती है पार्टिसिपेंट्स की, आप माइक ऑन करके बस डायरेक्ट पूछ लिया करें। जी राय मोहम्मद दानिश, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर अभी नहीं, वो पुराना शायद हैंड रेस हुआ हुआ है। नहीं तो आप इसको अपना हैंड को लोअर कर दो, ठीक है कोई मसला नहीं। वी मूव ऑन, मतलब ये कि इस फाइनेंशियल सिस्टम में वो आगे क्या कहता है। अच्छा आपके पास ये हो गया an+1 और ये कि सिंपल दिस इज माय सिस्टम, दिस इज माय फाइनल सिस्टम, अ वेरी सिंपल सिस्टम। फिर वो कहता है कि जी मेरे पास अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है तो आई कैन टेल यू हाउ माय सिस्टम विल ग्रो। ठीक है, मतलब यहां पे अगर मैं ये बनाता हूं एंड दिस इज n एंड दिस इज द अमाउंट आई हैव, तो इसके अंदर एक सेकंड है, ये कि यहाँ पे सिंपल कि जी मेरे पास डिफरेंट इनिशियल वैल्यूज पे आई विल हैव डिफरेंट रिजल्ट्स। लेट्स सपोज ये मैं सिर्फ ये हाइपोथेटिकल ड्राइंग कर रहा हूँ, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि जी एक आपके पास इस तरह करके ग्रो कर रही है, और हो सकता है अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट की तो ये ग्रो कर रहा है, डिफरेंट आपके पास। ठीक है, अच्छा ये डायनेमिकल सिस्टम है, डायनेमिकल सिस्टम विच ग्रोज विद टाइम। ठीक है, उसका कोई बिहेवियर होता है। अच्छा because n represents the non-negative integers 0, 1, 2, 3, ये मेरे पास non-negative integers है which is growing on the towards the right,
इक्वेशन 1.1 रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइट सेट ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस कॉल्ड अ डायनामिकल सिस्टम। तो ये आपके पास एक डायनामिकल सिस्टम है जो ग्रो करता है, ठीक है। रिकर्सिव सिस्टम, ये आपके पास एक रिकर्सिव इक्वेशन बनती है। डायनामिकल सिस्टम्स अलाउज अस टू डिस्क्राइब द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, और द डिफरेंस इक्वेशन फॉर्मूला कंप्यूट्स द नेक्स्ट टर्म given the immediately previous term in the sequence, but it does not compute the value of a specific term directly। यहां पे ये जो कहना चाह रहा है ये चीज कि आपके पास, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक सिस्टम है जो यूं करके ग्रो किया उसने, ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी, दिस इज एट n इज इक्वल टू 0, दिस वाज a0। मुझे ये डिटरमिन करना है कि यार आफ्टर इफ n इज 360, जमाने गुजर गए, ठीक है, let me make it 120, 120 मंथ्स के बाद जो है ना, तो ये कि अगर 120 मंथ्स के बाद 10 साल, ठीक है, तो मेरे पैसे क्या होंगे। तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले के अंदर n ये डाल दूं और उसके बाद जो है ना मैं a120 की वैल्यू निकाल लूं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देयर इज नो प्रोसीजर कि जी मैं डायरेक्टली जो है ना कंप्यूट कर लूं। मेरे पास जो है ना 120 में कंप्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिकर्सिव सिस्टम है। तो रिकर्सिव सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या होगा कि रिकर्सिवली मैं कंप्यूट करूंगा, मतलब मैं पहले जो है ना वो a1 करूंगा, a2 करूंगा, a3 करूंगा, करते 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 फिर जाके ये वाली वैल्यू मैं कंप्यूट करूंगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज है यहाँ पे। अगर मेरे पास कोई एनालिटिकल सिस्टम का सोल्यूशन मेरे पास बन जाता, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आप सबको नॉलेज होगी लेकिन वो जहन से निकल जाती है वो बातें। अगर कोई एनालिटिकल मेरे पास सोल्यूशन बनता है ना, तो मैं डायरेक्टली ये डिटरमिन कर सकता हूँ, मेरे पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस बन जाते हैं। जब मेरे पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस बन जाते हैं तो मैं डिटरमिन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन ना बने, जैसे यहाँ पर है, तो मुझे आइटरेटिवली मुझे जो है ना वो फाइनल वैल्यू की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। we would iterate the sequence to a100 to obtain that value. Simple. Any confusion you should please stop me and ask me. अच्छा, यहाँ पे आगे चीज, in most examples mathematically describing the change is not going to be as precise a procedure as illustrated here. इतना सिंपल नहीं होता जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि जी आपके पास सिंपल चेंज को आपने इस तरह ऑब्जर्व किया और उसको जो है ना प्लॉट कर दिया और आपके सारे मसले हल हो गए। इतना सिंपल लाइफ नहीं है। Often it is necessary to plot the change, observe a pattern and then describe the change in mathematical terms. तो ये कि हम चेंज जो है ना उसको हम देखते हैं कि यार ये चेंज को अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसके क्या बिहेवियर हो रहा है। That is, we will be trying to find change that is delta an some function f. उस delta an को हम देख रहे होते हैं कि भाई ये आपस में चेंज किस तरह फंक्शन कर रहा है। The change may be a function of previous terms in the sequence. अच्छा, अब वो कहता है कि चेंज जो है ना can be sometimes very complicated, जो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली उसको देख के आप नहीं बता सकते। Maybe a function of previous terms in the sequence, as was the case with no monthly withdrawals, or it may also involve some external terms such as the amount of money withdrawn in the current example or an expression involving the period end. हो सकता है कि जी उस बैंक अकाउंट के अंदर कुछ पैसे आप डाल रहे हो, कुछ पैसे उससे निकाल रहे हो, इस तरह की चीजें जो है ना आपके पास उसका इंपैक्ट आएगा डायनामिकल सिस्टम पे, वो हम किस तरह मॉडल कर सकते हैं, और वो तो चेंज के अंदर जरूर आएगा। मतलब लेट्स सपोज मेरे पास एक, इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं फिजिकल सिस्टम्स के अंदर भी। एक कमरा है जिसको मैं कूल डाउन कर रहा हूँ, कोई मेटल है जिसको कूल डाउन कर रहा हूँ, या कोई बहुत छोटा सा कंपोनेंट है उसको कूल डाउन कर रहा हूँ, हीट अप कर रहा हूँ, व्हाटएवर, कोई बॉयलर है उसको हीट अप कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक कमरा है लेट्स सपोज, और उसको मैं लेट्स सपोज उसको मैं कूल डाउन करना चाह रहा हूँ, और उसका टेम्परेचर है लेट्स सपोज 50 डिग्री, और उसको मैं चाह रहा हूँ भाई ये 18 डिग्री पर आ जाए, कंफर्टेबल हो जाए। अब वो मेरा एक मैकेनिज्म है, कंट्रोल सिस्टम मैंने डिजाइन किया, और वो ऐसे ऐसा कम होना शुरू हुआ, टेम्परेचर एकदम जो है ना वो किसी ने जो है ना वो खिड़की खोल दी और गर्म हवा एकदम सिस्टम के अंदर आ गई। नाउ माय डायनामिकल सिस्टम इज बीइंग इफेक्टेड बाय द डिस्टर्बेंसेस। अब मैं क्या करूं, मतलब मेरा सिस्टम पूरा चेंज हो गया। तो ये सारी बातें जो है ना वो यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल पे यहाँ पे डिस्कस करेगा। अच्छा, अब वही कहते हैं आपके पास thus in constructing models representing change in this chapter we will be modeling change in discrete intervals. तो ये अभी तो discrete time models की बात हो रही है इस चैप्टर में, where change is delta an is an plus 1 minus an। ये बहुत सिंपल, मतलब आपके पास चेंज है, लेकिन this delta an, this itself is a function of something function of terms in the sequence, external terms, there can be many factors,
Modeling change in this way becomes the art of determining or approximating a function f that represents the change. तो ये कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं उस चेंज पर, तो वो मैं डिटरमिन कर सकता हूं विद दिस मॉडलिंग. अच्छा, मॉर्गेजिंग अ होम, मतलब ये वही एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा और इसने जो है ना, मतलब ये कि थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल उसने इंक्रीज किया. 6 years ago your parents purchased a home by financing $80,000 for 20 years, paying monthly payments of $880.87 with a monthly interest of 1%. तो मतलब ये कि आपके पास ये मंथली उसकी पेमेंट्स हैं. लेट मी हाईलाइट दिस वन. ये मंथली पेमेंट्स हो गई और इनिशियल आपके पास जो पेमेंट थी दैट वाज दिस ह्यूज. और ये मतलब ये आपके पास $80,000 आपके पास है और आपके पास जो आपको पे करने थे आपके पास इन फॉर 20 years, और आपके पास 880 आपके पास मंथली पेमेंट है और मंथली इंटरेस्ट रेट 1% है. दे हैव मेड 72 पेमेंट्स और एंड विश टू नो हाउ मच दे ओ ऑन द मॉर्गेज, हाउ मच मोर दे हैव टू पे. ये इंटरेस्ट मिला के सब कुछ मिला के मतलब ये है कि 80,000 में से उन्होंने 72 पेमेंट्स 72 कर चुके हैं. तो वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि अब रिमेनिंग हमें कितने पैसे और देने, विच दे आर कंसिडरिंग पेइंग ऑफ विद एन इनहेरिटेंस दे रिसीव्ड. वो चाहते हैं कि जितना भी रिमेनिंग अमाउंट रह गया ना 72 इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो एकदम वो पे कर दें. दे रिसीव सम इनहेरिटेंस, सम मनी, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स. और दे कुड बी कंसिडरिंग रीफाइनेंसिंग द मॉर्गेज विद सेवरल इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पे बैक पीरियड. वो कहते हैं कि भाई जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी वो रीमॉर्गेज कर दें. अब ये सारी चीजें हैं वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं. दिस इज ऑल मैथमेटिकल मॉडल. द चेंज इन द अमाउंट, अब ये फाइनेंशियल सिस्टम की मॉडलिंग है. हम यही चीजें फिर जो है ना आपके पास एक फिजिकल सिस्टम में लेके जाएंगे, वो आगे यहाँ पे और एग्जांपल्स आएंगी. द चेंज इन द अमाउंट ओड ईच पीरियड इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जितना बढ़ेगा सीधी बात है उतना ज्यादा आपको जो है ना मतलब पे करना पड़ेगा. एंड डिक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ द पेमेंट. जितनी बड़ी पेमेंट मैं करता चला जाऊंगा उतना अमाउंट डिक्रीज होता चला जाएगा. अच्छा, अब वो कहता है कि जी मेरा मॉडल क्या है. तो मेरे पास मॉडल जो है दिस इज द मॉडल. डेल्टा बी एन, सीधी बात है bn + 1 - bn, और दिस वाज द इंटरेस्ट रेट टाइम्स द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल मेरे पास अमाउंट है, और माइनस 880.87. 880.87 ये वो अमाउंट है जो मैं पर मंथ जो है ना मेरा जो है ना मतलब मंथली पेमेंट्स है, ये तो मुझे करने ही करने हैं. ठीक है, वो कहता है सॉल्विंग फॉर bn + 1. तो यहां सिंपल आपके पास bn + 1, तो ये दिस गोज हेयर और विच इज bn, ये आ गया और उसके पास ये आ गया. एंड दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट b0. ये 80,000 आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, और यहां पे वो शुरू करता है. वेट अ मिनट, अब ये मेरे पास एक मैथमेटिकल मॉडल, ये फाइनेंशियल मॉडल मेरे पास बन गया. ये मेरे पास एक फाइनेंशियल मॉडल बन गया. जस्ट अ मिनट. अच्छा, ये मेरे पास हो गया. नाउ where bn represents the amount owed after n months. अब यहां पर एक सेकेंड, लेट मी, where bn, अच्छा यहां पे आप ग्राफ और ये सब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर ये क्या कर रहा है. कि सबसे पहले उसने यहाँ पे ये b0 की वैल्यू है प्लस 0.01, दिस इज द b0, ये bn. अच्छा यहाँ पर ये इसको कंबाइन भी कर सकता था, पता नहीं इसने क्यों नहीं किया. यहाँ पे इसको 1.01 bn लिख सकता था यहाँ पर ये. ठीक है, बहरहाल तो दिस इज दिस वन माइनस 880. तो ये आपके पास अगली वैल्यू आई. फिर मैंने उसको रीआइट्रेट किया, मतलब 79919.13 आपके पास यहाँ पर आ गया. ये इंटरेस्ट रेट है, ये वैल्यू आ गई सिंपल. दिस इज द वन. ठीक है, यू गेट द नेक्स्ट वैल्यू. वो यील्डिंग द सीक्वेंस, तो आ गया ये पूरा सीक्वेंस आ गया. ये पूरा सीक्वेंस आ गया मेरा मैथमेटिकल मॉडल के जो आगे नंबर्स आ रहे हैं. और ये आपके पास होम मॉर्गेज की वैल्यू जो आपके पास वो ऐसे से रिड्यूस हो रही है. ठीक है, ये मंथ्स है जो आपके पास पेमेंट है, और उसने कहीं 72 पेमेंट्स वो कर चुका है. तो ही समवेयर हेयर, और फिर वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि मैं आगे क्या करूं. ठीक है, कैलकुलेटिंग B3 फ्रॉम B2 B4 एंड मतलब फ्रॉम B2 एंड B4 फ्रॉम B3, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप यू विल कीप ऑन कैलकुलेटिंग एंड सो फोर्थ इन टर्न वी ऑब्टेन B72. तो आपका B72 उसने कंप्यूट किया. द सीक्वेंस इज ग्राफ. तो ये आपके पास उसकी B72 की वैल्यू आ गई. अब उसके बाद वो देखेगा कि क्या मेरे लिए ये मॉडल फीजिबल है, या शुड आई चेंज दिस मॉडल, शुड आई गो लाइक दिस, शुड आई गो लाइक दिस. ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको वो कंसिडर कर सकता है, जो कि उसने
यहाँ पे मॉडल उसने नहीं दिए, लेकिन वो सिंपल ये बताना चाह रहा है कि जी मेरे पास सिंपल जो है ना यहाँ पर डिफरेंस जो था उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिड्यूस हो रही थी। पिछले वाला जो मैंने मॉडल देखा था उसमें प्रिंसिपल अमाउंट मतलब उसके अंदर कोई चीज रिडक्शन नहीं हो रही थी, वो सिंपल आपके पास डेरिवेटिव जो था उस पे हमारा मॉडल बेस कर रहा था। यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस है उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट की रिडक्शन भी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा कि हम समराइज क्या कर सकते हैं इससे जो हमने चीज देखी। अच्छा, इस बुक के अंदर एडवांटेज ये कि इसमें हर टॉपिक के बाद प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये एक दफे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल गिव यू द प्रोजेक्ट्स के उसको फिर आप बैठ के थॉरली सॉल्व करना, फिर आप वो सबमिट करना जिस पे ग्रेडिंग होगी। A sequence is a function whose domain is the set of all non-negative integers। इस केस में क्या आपके पास, मैं सिंपल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, you have the domain and you have the range। तो ये डोमेन आपके पास सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, बिकॉज दे वर ऑल मंथ्स और इस तरह करके था सारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एंड whose range is the subset of the real numbers। तो यहाँ पे आपके पास जो है they are all real numbers। real numbers। A dynamical system is the relationship among terms in a sequence। तो आपस में उनका क्या relationship है? Sometimes the relationship can be very complex। A numerical solution is a table of values satisfying the dynamical system। जो अभी ये चीज इसने बनाई यहाँ पे, this is called a numerical solution। numerical solution की जी आपके पास हर अगले n पर ये कंप्यूट कर रहा है कि मेरे पास वैल्यू क्या होगी, इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कहते हैं। आप में से अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो यहाँ पे पूछ लो, और then we move with this one, we start with this one। नहीं सर, अभी तक तो सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये बहुत स्लोली बिल्डअप कर रहा है चीजों को, मैं एकदम डायरेक्टली मैं कोई चीज लिख दूंगा तो आपकी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। अच्छा, इन मोस्ट एग्जांपल्स ये नंबर 2 अप्रोक्सीमेटिंग चेंज विद डिफरेंस इक्वेशंस। तो अब वो कहता है कि जी मैं जो है ना मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस इक्वेशन लेकर आता हूँ, पूरी जो सम फंक्शन ऑफ एफ कह रहा है वो यहाँ पे पूरी डिफरेंस इक्वेशन वो लेकर आता है। इन मोस्ट एग्जांपल्स डिस्क्राइबिंग द चेंज मैथमेटिकली विल नॉट बी एज प्रिसाइज अ प्रोसीजर एज इन द सेविंग सर्टिफिकेट एंड मॉर्गेज एग्जांपल। वो इतना सिंपल नहीं होता जिस तरह अभी मैंने मतलब आपको ये इन दोनों केसेस के अंदर भाई डेल्टा जो आपने मॉडल किया वो बहुत सिंपल था दोनों के अंदर, लेकिन मोस्ट केसेस में इतना सिंपल नहीं होता। टिपिकली वी मस्ट प्लॉट द चेंज, ऑब्जर्व अ पैटर्न एंड देन अप्रोक्सीमेट द चेंज इन मैथमेटिकल टर्म्स। तो हम वो प्लॉट करते हैं उसको कि भाई इसका चेंज किस तरह आ रहा है, फिर वो हम किस तरह मॉडल कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी अप्रोक्सीमेट सम ऑब्जर्व चेंज टू कंप्लीट द एक्सप्रेशन। अब ये आपके पास है चेंज, द चेंज इन माय सिस्टम इज सम फंक्शन ऑफ एफ। We begin by distinguishing between change that take place continuously and that which occurs in discrete time intervals. When we construct models involving change, an important distinction is that some change takes place in discrete time intervals, such as the depositing of interest in an account, or whereas in other cases the change happens continuously, such as the change in the temperature of a cold can of soda on a warm day. Or difference equations represent change in the case of discrete time intervals। और later we will मतलब पूरे जो digital signal processing और वो जो पूरे areas हैं digital image processing, वो पूरा का पूरा difference equation दोनों उन पे base करते हैं। Later we will see the relationship between the discrete change and the continuous change for which calculus was developed। इनके दरमियान आपस में relation क्या है। For now in the several models that follow we approximate a continuous change by examining data taken at discrete time intervals। तो हमारे पास original जहाँ से data generate हो रहा है वो system in reality it is a continuous time system, लेकिन जो डेटा जनरेट हो रहा है हम टाइम इंटरवल्स पे उसको जो है ना उसका डेटा ले रहे हैं और फिर उसमें मॉडल बिल्डअप करेंगे। Approximating and continuous change by difference equations is an example of model simplification। क्योंकि एक्चुअली आपके पास अगर सिस्टम in reality is continuous so we must be using differential equations, लेकिन वो कहते हैं यार हम जिंदगी आसान बनाने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ अभी नहीं जा रहे, हम डिफरेंस इक्वेशन बनाते हैं। और वो कैसे है कि हम जो है ना वो डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स पे जो है ना वो डेटा ले लेते हैं, फिर हम प्लॉट करते हैं, फिर उससे हम किसी ना किसी तरह डिसर्न करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस इनसाइड। अच्छा, ग्रोथ ऑफ अ यीस्ट कल्चर एग्जांपल 1। और फिर देखते हैं वो एक मॉडल बहुत बेसिक सा बनाता है, फिर वो कहता है कि ये मॉडल जो है ना ये सही सूट नहीं करता, उसके बाद फिर इस मॉडल को वो चेंज करता है। द डेटा इन फिगर 1.7 वर कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ अ यीस्ट कल्चर। फिगर 1.7, लेट मी शो यू दिस वन। ये आपके पास फिगर 1.7 है। अब वो कहता है कि इस तरह का डेटा आपके पास आया, मतलब ये एक बहुत नॉर्मल चीज है, आपके पास कोई भी रियल वर्ल्ड डेटा आपके पास, ये तो फिर भी बहुत सिंपल डेटा है, जो एक्चुअल बहुत सेंसर से डेटा आ रहा होता है बहुत नॉइजी डेटा होता है।
तो फिर आप जिसको आपको जो है ना लो पास फिल्टर करके वो क्लीन करना पड़ता है, तो बहुत दफा लो पास फिल्टरिंग करके उसकी बाद डायनेमिक्स पर बुरा इम्पैक्ट हो जाता है। तो वो फिल्टरिंग भी बहुत मतलब ये कि आपको बहुत सोच समझ के और टेक्निकली देख के करनी पड़ती है। अच्छा, ये कि आपके पास ये डेटा आया जो कि बिल्कुल एक मीनिंगलेस डेटा, मतलब ये सिर्फ प्लॉट अगर मैंने किया इसको, वो कहते हैं मुझे इसका मॉडल बनाना है इस डेटा का। उसने क्या किया कि this is figure 1.7, it was collected from an experiment measuring the growth of a yeast culture. The graph represents the assumption that the change in population, अच्छा ये बहुत most important assumption है यहाँ पे, the graph represents the assumption that the change in population is proportional to the current size of the population. Exactly वही बात है कि जी मेरे पास delta PN, that is the rate of change, is proportional to the current size of the population. जितनी बड़ी population होगी उतना ज्यादा चेंज आएगा। जैसे इंटरेस्ट की बात अभी पहले चल रही थी कि भाई जितना प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा होगा तो इंटरेस्ट का इंपैक्ट उतना ज्यादा उस पर होगा। दैट इज डेल्टा पीएन इज दिस वन, दिस इज केपीएन वेयर पीएन रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन बायोमास आफ्टर n आवर्स और एंड k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द k डिपेंड्स ऑन द टाइम मेजरमेंट। अब वो कहता है कि जी मेरे पास मैंने अपना एक मॉडल हाइपोथेटिकल बना तो लिया लेकिन मुझे k की वैल्यू डिटरमिन करनी है ताकि टू डेवलप द मॉडल। तो डेल्टा पीएन इज इक्वल टू केपीएन और जिसके अंदर आपके पास ये कि के की वैल्यू डिटरमिन करनी है जो मैं डेटा से करूंगा। ऑल्दो द ग्राफ ऑफ द डेटा डज नॉट लाई प्रिसाइजली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग एग्जैक्टली थ्रू द ओरिजिन, नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय सच अ स्ट्रेट लाइन प्लेसिंग अ रूलर ओवर द, ये बहुत बेसिक मेथड है, मतलब थोड़ा सा मतलब ये आप इसको हाई लेवल पे ऑलवेज वी यूज ली स्क्वायर्स अप्रोच ताकि आप कोई अच्छा मॉडल इससे बना सकें और फिर वो डिपेंड करता है उसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई होती है। Placing a ruler over the data to approximate a straight line through the origin, we estimate the slope of the line to be about 0.5. वो कहता है जी सिंपल मेरे पास डेटा था उस पे मैंने जो है ना वो if I draw a straight line, मैं मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि जी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरह करके बना दी और इरेजर, एक मिनट, दिस इज नॉट अ गुड लाइन, मैंने असल में चूज गलत किया था। मेरे पास ये हो गया और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की यहाँ से ओरिजिन से और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी ओरिजिन थोड़ा सा यहाँ से और फिर मैंने इसका स्लोप डिटरमिन कर लिया। ये अभी एग्जैक्टली वो ओरिजिन पे जा नहीं रही जो मैं चाह रहा था, बस बहरहाल ये है कि ये एक लाइन है और मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मेरी लाइन जो है डेटा से पास कर रही है और ये आपके पास जो विजुअल इंस्पेक्शन का मेथड है विच इज वेरी क्रूड एंड रॉन्ग, लेकिन ये कि इनिशियली मैंने जो है ना एक मॉडल बनाना चाहता हूं ताकि बस मेरा डेटा को थोड़ा बहुत फिट करे। यूजिंग द एस्टिमेट k = 0.5 फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन वी हाइपोथेसाइज द प्रोपोर्शनैलिटी मॉडल। तो ये मेरे पास सिस्टम हो गया और दिस इज 0.5 और सिस्टम का मॉडल मेरे पास जो है वो ये मॉडल है। अब वो एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि ये मॉडल हमने बना तो लिया, दिस मॉडल प्रेडिक्ट्स अ पॉपुलेशन दैट इंक्रीजेस फॉरएवर व्हिच इज क्वेश्चनेबल। अब में से कौन आदमी इसको एक्सप्लेन करेगा इस आखिरी सेंटेंस को, व्हाट दिस मीन्स, या फिर मैं पूछता हूं आप में से जो आप में से पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जरगम। आप प्रोनाउंस कैसे करते हो, इसको जरगाम करते हो? जरगाम अब्बास, जरगाम, ये जरगाम। मैंने जो ये आखिरी चीज जो है ना, असल में आपका नाम बिल्कुल आखिर में आ रहा था तो वहां से मैंने शुरू किया, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। अभी मैं अगले आदमी को भी पूछता हूं इसका क्या मतलब बनता है। दिस मॉडल प्रेडिक्ट्स अ पॉपुलेशन दैट इंक्रीजेस फॉरएवर व्हिच इज क्वेश्चनेबल। सर ये किस्म का इनफाइनाइट प्रोसेस है। वेरी गुड। इसमें वो कह रहा है कि वो इंक्रीज होता जाएगा एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। तो दिस कैन नेवर हैपन, मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता कि मतलब कोई पॉपुलेशन इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाए। तो वो कहता है कि ये जो मॉडल आपके पास है वो तो आपकी गलत बिल्कुल मतलब सिस्टम को मॉडल कर रहा है, तो गलत इनसाइट दे रहा है आपको सिस्टम की। मतलब ये कि आपके पास जनरली मतलब जो मॉडल मतलब पॉपुलेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके सैचुरेट जरूर कर जाती हैं, चाहे कितने टाइम के बाद करें कहीं ना कहीं सैचुरेट करती हैं और उनका ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है। लेकिन ये वाला मॉडल तो कुछ और ही बता रहा है, ये तो कह रहा है कि भाई जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो अगली वाली पॉपुलेशन और बड़ी होगी और बड़ी होगी। तो मतलब ये है कि आपके पास इनफाइनाइट प्रोसेस है व्हिच इज रॉन्ग। गुड, सही बताया बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे उसने फिर उसके आगे कहा कि रिफाइनमेंट्स इन द मॉडल। वो क्या कहता है, इफ बोथ बर्थ्स एंड डेथ्स ड्यूरिंग अ पीरियड आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, द डेथ्स एज वेल, द बर्थ, हमने तो बर्थ को मॉडल किया, डेथ को तो मॉडल नहीं किया,
then the change in population should be proportional to the population, as was illustrated in example 1. However, certain resources, for example food, can support only a maximum population level rather than one that increases indefinitely. अब वो अच्छा नहीं, एक बात ये कि भाई वो बर्थ एंड डेथ्स वो उसने कांस्टेंट अज्यूम की थी, जो विच इज अ रॉन्ग अजम्पशन. जब बर्थ एंड डेथ्स आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगी तो फिर वो डेल्टा आपके पास कांस्टेंट होगा, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता. और दूसरा उसने ये भी कहा कि ये रिसोर्स जिसपे फूड जिसपे डिपेंड करता है ग्रोथ रेट और आपके पास सर्वाइवल जो आपके पास है, वो आपके पास इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है. तो however certain resources, for example food, can support only a maximum population level rather than one that increases indefinitely. As these maximum levels are approached, growth should slow. तो सीधी बात है, जितना बड़ा मतलब ये कि उस पे आपके पास रिसोर्स पे डिपेंडेबिलिटी सीधी बात है बढ़ेगी और रिसोर्स आपके पास कम होती जाएगी, तो आपके पास पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट भी कम होता जाएगा. फाइंडिंग अ मॉडल, अब वो ये कि उसकी refinement. The data in figure 1.8 shows what actually happens to the yeast culture growing in a restricted area as time increases beyond the 8th observation given in figure 1.7. पहले मैं आपको दोबारा figure 1.7 दिखाता हूं और उसके बाद जो है this is figure 1.7. यहाँ पे जो आपकी observations थी, ये 8 observations हैं. ये 8 observations हैं, वो आपके पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं. तो वो कहता है कि ये 7 observations के बाद तो मुझे पता नहीं है कि यूं जा रहा है फ्लैटन आउट कर रही है, ये मतलब फ्लैटन आउट कर रहा है, क्या कर रहा है. इसके बाद तो मेरे पास मेजरमेंट नहीं थी. उसने कहा आई टेक मोर मेजरमेंट्स. व्हेन आई टेक मोर मेजरमेंट्स, वो ये चीज है मेरे पास. वो कहता है कि ये मेरे पास एक्चुअल सिस्टम है, मुझे इसको मॉडल करना है. तो अब ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन से मॉडल करूं तो वो मॉडल मेरे पास बिल्कुल गलत है. मतलब अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास बस एक स्ट्रेट लाइन यहां से बना और बस ये मेरा मॉडल है, रेड लाइन, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग डिपिक्शन ऑफ माई सिस्टम. वो कहता है मैं क्या करूं यहाँ पे. तो वो यहां पर ये कहता है कि आफ्टर द 8th ऑब्जर्वेशन I take many more measurements beyond the 8th observation given in figure 1.7. 1.8 आपको दिखा दिया, जो आपके पास एक sigmoidal curve था. From the third column of the data table in figure 1.8, note that the change in population per hour becomes smaller as the resources become more limited or constrained. ये मैं उसमें दिखाता हूं कि थर्ड कॉलम आपके पास आपको क्या बता रहा है. यहां पे अगर आप गौर से देखें तो ये तो pn की वैल्यू है और ये जो आपके पास जो लास्ट कॉलम है, दिस इज डेल्टा pn. डेल्टा pn इज द रेट ऑफ चेंज, मतलब ये कि व्हाट इज द चेंज. तो यहां पे अगर आप देखें तो चेंज आपके पास बड़ा है. एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो आपके पास चेंज कम होना शुरू हुआ और कम होते होते बहुत ही ज्यादा कम हो गया. तो मतलब शुरू में आपके पास जो रेट ऑफ चेंज था वो हर सैंपल टाइम पे बढ़ रहा है. 8.7, 10.7 ये रेट ऑफ चेंज है. और इसके बाद 90.3 के बाद ये कम होना शुरू हुआ. तो वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट. व्हेन द रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट, तो मुझे ये अंदाजा है कि भाई स्ट्रेट लाइन से तो मैं मॉडल नहीं कर सकता, लेकिन अब ये वाली चीज मैं मॉडल कैसे करूंगा. वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम द थर्ड कॉलम ऑफ द डेटा टेबल इन फिगर 1.8, note that the change in population per hour becomes smaller as the resource become more limited or constrained. From the graph of population versus time, the population appears to be approaching a limiting value or carrying capacity. Saturation हो रही है, flattening out of the curve हो रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको. तो एक certain point के बाद वो आगे आहिस्ता आहिस्ता saturation की तरफ जा रहा है. Based on a graph, we estimate the carrying capacity to be 665. वो कहता है कि जी मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक्सपेरिमेंटल डेटा है मेरे पास, तो मैंने लाइन ड्रॉ की, मैंने कहा कि यार ये मेरे पास इजम्टोट जो बन रहा है ये 665 पे बन रहा है मेरे पास, 665 पे मेरे पास ये आपके पास इसका अपर बाउंड है जो कन्वर्ज कर रही है मेरी सीरीज जो है. सब एक ही बात है सारी. Actually, the graph does not precisely tell us the correct number is 665 because this is experimental data. वो कभी भी आपको इस तरह नहीं बता सकता. And not 664 or 666. हो सकता है कि भाई वो 666 हो सकता है वो 667 हो, लेकिन एक रफ उसने नंबर ले लिया 665 का यहाँ पर. यार ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, कैरिंग कैपेसिटी, इससे ऊपर नहीं जा सकता ये. Nevertheless, as PN approaches 665, the change does slow considerably. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने डेटा से डिसर्न की, ये मैंने जो है ना उसे डिड्यूस की कि as PN approaches this one, the limiting value, मेरा चेंज कम हो रहा है. Because this gets smaller, मतलब this 665 minus PN gets smaller as PN approaches 665, we propose a new model. We propose a refined model. ये refined model मेरे पास क्या है, ये मैंने डेटा को देख के बताया
कि जी मेरे पास डेल्टा पीएन वो ओरिजिनल मतलब इनिशियल पॉपुलेशन तो डिपेंड करता है, लेकिन एक और चीज है कि मेरा जो रेट ऑफ चेंज है वो कम हो रहा है इस नंबर के लिहाज से। शुरू में P आपके पास 0 था तो 665 माइनस 0 बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो द रेट ऑफ चेंज वाज वेरी बिग इन द बिगिनिंग। एज सून एज दिस वैल्यू ऑफ Pn स्टार्ट्स टू ग्रो, ये ओवरऑल नंबर आपके पास जो है ना ये नीचे जाना शुरू करता है। तो डेल्टा Pn आपके पास जो है ना नीचे जाना शुरू करता है, विच इज एविडेंट फ्रॉम माई डेटा। कि अगर आप मेरे डेटा को देखें तो वहां पे यहां ये आपके पास नंबर जो है ना ये पहले ग्रो कर रहा है, उसके बाद ये आपके पास जैसे जैसे ये आपके पास 665 को अप्रोच करता चला जा रहा है, जैसे जैसे ये नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। तो आपके पास डेल्टा Pn इज रिड्यूसिंग व्हेन आई एम अप्रोचिंग 665। तो ये मेरा डेटा से मैंने डिड्यूस किया कि मैं अपने मॉडल को इस तरह रिफाइन करता हूं। तो माय फाइनल मॉडल इज दिस वन। एक मिनट है, is this one. Let me write like this. This is Pn plus 1 is equal to Pn plus K 665 minus Pn into Pn. इसके बारे में आप क्या कह सकते हो सिस्टम के बारे में? क्या ये लीनियर है या नहीं है? लीनियर नहीं है सर। नो सर, नॉट लीनियर। नहीं, एफास तुम और बिलाल तुमसे सवाल नहीं पूछा गया। No, sir, नहीं। थोड़ा कोर्स पढ़ चुके हो पहले, तुम लोग अगर गलत जवाब देते तो बिल्कुल ही कोई और आदमी आप में से, मतलब आपको जवाब तो पता चल गया इन दोनों ने सही कहा, बिलाल ने और एफाज ने, कि ये लीनियर नहीं है। व्हाट्स द रीजन व्हाई दिस इज नॉट लीनियर, और हम यहां क्यों फंस जाएंगे? बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक टर्म। ये अगर Pn इंटू Pn, ये Pn स्क्वायर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये डिफरेंस इक्वेशन जो आपके पास है इसको मैं Z ट्रांसफॉर्म से एनालाइज नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ लीनियर सिस्टम एनी मोर। तो मेरी सारी थ्योरी फेल हो जाएगी। फेल क्या हो जाएगी? वो एप्लीकेबल ही नहीं है इस पे, Z ट्रांसफॉर्म वाली। तो मैं यहां से नहीं एनालाइज करके बता सकता कि जी आपके पास सिस्टम जो है ना ये स्टेबल होगा नहीं होगा, सैचुरेट करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। मेरी जो LTI सिस्टम की थ्योरी होती है Z ट्रांसफॉर्म की, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, इस इक्वेशन के डिफरेंस इक्वेशन का मैं नहीं कर सकता। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए सिर्फ ये बातें करता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई क्या चीज है, कहां पे एप्लीकेबल है, कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, तो ये मेरा मॉडल बन गया विच इज अ क्वाड्रेटिक मॉडल। और मैं आगे चलता हूं, और फिर वो कहता है विच कॉजेज द चेंज डेल्टा Pn टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मॉल एज Pn अप्रोचेस 665। तो वो कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेल्टा Pn बहुत छोटा हो जाएगा जब Pn 665 के बाद हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बात सही है, मतलब डेटा भी मुझे यही कह रहा है। Mathematically, this hypothesized model states that the change delta Pn is proportional to the product of this one, जो मैंने आपको बता दिया कि ये delta Pn is proportional to Pn and the product of this one, these two। तो ये जब ये हटेगा तो proportionality constant हटेगा तो क्या आ जाएगा। To test the model, now we want to test the model। सीधी बात है कि भाई मैंने जो ये hypothesis बनाया है क्या ये सच भी है या गलत है। To test the model, plot Pn plus 1 minus Pn versus this one। वो कहता है कि जी आपके पास जो change in my system है, जो change है उसको इसके versus plot करो, क्योंकि मेरा assumption ये change ये है। तो अगर मेरे पास इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन आती है तो मुझे अंदाजा है कि दोनों प्रोपोर्शनल हैं। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो मुझे अंदाजा है कि ये मैंने गलत बिल्कुल assumption की है। To see if there is a reasonable proportionality, then estimate the proportionality constant K। तो वो कहता है कि मैं दोबारा पूरी बात लिखता हूँ, डेल्टा Pn जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, मेरा एक हाइपोथेसिस ये है कि डेल्टा Pn इसके प्रोपोर्शनल इनके प्रोडक्ट के, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो मेरे पास आएगा K और Pn 665 माइनस Pn। आई नीड टू डिटरमिन दिस वैल्यू ऑफ K। वो मैं कैसे करूंगा? वो कहता है कि भाई आप ये काम करो कि आप ये जो चेंज है इसको प्लॉट करो अपने अजम्पशन के अगेंस्ट, और अगर आपके पास यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ पहले पूरी थ्योरी बता देता हूँ फिर आगे मैं आपको डेटा वो दिखाता हूँ। यू प्लॉट दिस थिंग Pn plus 1 minus Pn which is delta Pn against your hypothesis which is 665 minus Pn into Pn। If somehow you get a straight line then you are done, you have done a wonderful job। और अगर ऐसा नहीं है, अगर डेटा जो आपके पास आ रहा है वो तो कुछ और कह रहा है, वो ऐसे कुछ कह रहा है और आपका कर्व ये होना चाहिए, तो इसका मतलब है योर assumption is totally wrong। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा,
तो पहले तो मैं ये आपको कर्व दिखाता हूं कि भाई ये कर्व मेरा जो बना वो कैसा कर्व है, ठीक है। वो ये कर्व है, हाँ नॉट दिस वन, आई एम रॉन्ग, वो ये कर्व है। ये मेरे पास हो गया Pn +1 माइनस Pn, और ये मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट है, आई प्लॉट दिस वन, और मेरे पास मैं कह सकता हूं आई हैव अ रीजनेबली मैंने इसको जो है ना मतलब मॉडल किया है कि जी ये मेरे पास Pn +1 माइनस Pn है। अच्छा मैंने डिफरेंट मतलब एक्सेस ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मेरे पास वो मेरा हाइपोथेसिस है। तो मैंने ये देखा कि ये सारा का सारा डेटा मोर और लेस इट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कोई इतना बुरा मेरे पास नहीं है कि मेरा डेटा बिल्कुल जो है ना वो इस तरह करके कहीं जा रहा है या मेरा डेटा यहां कहीं जा रहा है। मेरा डेटा मोर और लेस इट लाइज ऑन अ लाइन। इसका मतलब मेरी assumption सही है। My assumption, my hypothesis is fine, is not very good, is not very very bad, it's fine. अच्छा, तो उसने कहा कि जब आपके पास ये है तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप कैसे कंप्यूट करेंगे। वो कहता है कि जी आपके पास यू हैव द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे यू टेक 2 पॉइंट्स, आपने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, यू डिटरमिन द स्लोप, द स्लोप इज के। वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपके पास आना था वो यहां पर आपके पास के, यहां से आप डिटरमिन करेंगे, और उसने कंप्यूट करके यहां पर दिखा दिया, जो कि बहुत बेसिक मैथ्स है, ये मुझे सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है। इज दिस वन कि जी स्लोप इज दिस वन, डेल्टा Pn +1 माइनस Pn ओवर दिस वन, एंड यू गेट दिस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान में रखना, यू गेट दिस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, और ये आपके पास के की वैल्यू है, और ये मेरे पास फाइनल मॉडल आ गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरे पास मॉडल आ गया और मेरे पास एक्चुअल डेटा है, तो अब मुझे वेरिफिकेशन करनी है कि मैं वेरिफिकेशन कैसे करूंगा। तो अब मैं किसी आप में से किसी से सवाल पूछता हूँ, कौन अब इसके अंदर, सिकंदर हयात आप बैठे हुए हैं? हेलो जी 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 सिकंदर, आप हैं? यस सर बिल्कुल। हाँ हाँ सिकंदर, आप बताएं कि मेरे पास ये मॉडल आ गया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाउ आई कैन वेरीफाई कि जी वाकई में जो है ना मेरी चीज बिल्कुल सही है कि नहीं है। मैं सर अगर हम इनपुट डाल दे तो आउटपुट सही है, मतलब हाँ एक आपका आंसर बिल्कुल एक रफ आइडिया कि अगर मैं जो मेरे पास मॉडल बना है मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो भाई मेरे पास जो इनपुट्स गिवन है मैं उस इनपुट्स को यहाँ डालता चला जाता हूँ और देखता हूँ कि आउटपुट मेरे पास जो है ना उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो वो कहता है यहाँ पे ये सब हो गया, आई कम हियर। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ न्यूमेरिकली, ये सब बच्चों वाली बात है, ये वो बात है जो अभी मैं पूछा था इनसे सिकंदर से, और इन्होंने सही जवाब दिया कि भाई मेरे पास देखो ऑब्जर्वेशन आपके पास जो ना ब्लैक वाली है और प्रेडिक्शन मेरे पास ये व्हाइट वाली है। तो ये कि मेरी जो हाइपोथेसिस था वो मोर और लेस सही है कि एक्चुअल डेटा ब्लैक वाला है, और मैंने अपने मॉडल से जब प्रेडिक्शंस की हैं तो वो आपके पास ये व्हाइट वाली आ गई हैं। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस हो गई और ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हो गई, ठीक है। अब ये जो मेरे पास चीज आई है तो उसका मतलब है मेरा रेट ऑफ चेंज मैंने मॉडल किया, लेकिन मेरा सिस्टम जो है ना लीनियर से नॉन लीनियर हो गया। तो एनालिसिस मेरे पास डिफरेंट मेथड से मैं करूंगा, मैं कोई LTI वाली अप्रोच इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं न्यूमेरिकली ये बात समझाता हूँ कि ये बहुत बेसिक बात है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि सॉल्विंग इक्वेशन 1.2 फॉर Pn +1, मतलब ये अगर आपके पास मॉडल बन गया है तो भाई आपने P0 की वैल्यू अज्यूम की, सबसे पहले P0 की, यू गेट P1, वो P1 ये आ गया, फिर P1 की वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे, यू गेट P2, फिर P2 इंसर्ट करेंगे, यू गेट P3, सिंपल। ये वाला जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जो आइटरेटिव आपके पास होता है। बाज दफा यू कैन डिटरमिन द क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन जो एनालिटिकल सॉल्यूशन कहलाता है। तो यू हैव टू फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, यू हैव आइदर एनालिटिकल सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल। बहुत दफा आपके पास न्यूमेरिक एनालिटिकल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वी गो फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल टेक्निक्स। उसके फिर अपने बहुत मसाइल हैं, लेकिन आज दुनिया सारी की सारी इस्तेमाल करती है न्यूमेरिकल। उसके अंदर आपके पास जो लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल टेक्निक्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एल्गोरिथम्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड क्लास ऑफ एरिया है, मतलब ये एक अपना एक रिसर्च और सब कुछ है। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा ग्रुप था न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंडर आता था, और मेरा खुद एक दफे एडेप्टिव एल्गोरिथम वो मतलब न्यूमेरिकली अनस्टेबल हो गया था, तो वी यूज सम वेरी गुड टेक्निक्स और फिर उसको हमने न्यूमेरिकली रोबस्ट बनाया था। सिस्टम का कोई मसला नहीं था, एल्गोरिथम का मसला था, ठीक है। बहरहाल ये कि ये एक साइड पे बात आ गई, लेकिन ये क्या कि ये बहुत सिंपल टेक्निक है कि यू आइटरेटिवली
फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू, और इसको हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन कहते हैं। आई स्टॉप हेयर, अभी 6 बज गए हैं। अभी मैं यहाँ पे तकरीबन कराची में गालिबन आप लोग काफी वो लोग हैं जो कराची में मुझे लगता है शायद नहीं है, तो जो खासतौर पे नेस्कॉम के होंगे। तो मतलब ये एग्जाम्पल 4 ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल क्वेश्चन। मैं ही चाह रहा हूँ यहाँ पे आप लोग मुझे बता दें। एक पहली बात तो ये कि अगली दफा अगर मैं 3 बजे शुरू करूँ तो आप में से किसी को इशू तो नहीं है? आप लोग अगर व्हाट्सएप पे चैट पे भी लिख दें। नो सर, नो सर। ताकि असल में नो सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नमाज का मुझे मसला ये होता है कि वो फिर 2 नमाजें बीच में आ जाती हैं तो वो लेक्चर जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन बहरहाल जितनी मेरी स्पीड है, मुझे अंदाजा होता है मुझे जितना कवर करना है वो मैं कर ही लेता हूँ। लेकिन फिर भी वील स्टार्ट एट 3 नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और आज के लेक्चर में जो फीडबैक हो आप मुझे प्राइवेट चैट विंडो पे भी लिख सकते हो, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। अंडरग्रेड के बच्चों को मैं मना करता हूँ, लेकिन आप लोग सारे सीनियर स्टूडेंट्स हो तो आप लोग प्राइवेट चैट विंडो पे भी लिख देना कि आज का लेक्चर कैसा था, उसके बारे में आपकी फीडबैक, तो मुझे बहुत फायदा होगा उससे। मैं फिर आगे फर्दर मैं आपको ट्यून करूंगा कि मुझे क्या करना है उसके अंदर। और कोई लेक्चर में सवाल है तो जरूर आप इसमें पूछ लें, क्योंकि नमाज असल में तकरीबन 6:08 6:10 पे होगी, और फिर ये है कि मुझे वापस आते आते 6:30 हो जाएंगे। तो मैं भी लेक्चर आज से कंटिन्यू तो नहीं करूंगा, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। और आप लोगों की फीडबैक मुझे जरूर चाहिए होगी। और अगली दफा इंशाल्लाह फिर हम 3 बजे शुरू करते हैं, ताकि हम जो है ना मतलब ज्यादा मतलब हमें टाइम मिल जाए। अभी कोई बात आप लोगों को करनी है तो आप बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं मुझसे पूछ लें आप। सर ये जो अभी आपने पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए हैं इसमें नाम शो नहीं हो रहा दोनों में, तो मैंने वैसे साथ लिख दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया आपको। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मतलब ये कि मैं दोबारा कर लेता हूँ, 1 सेकंड ठहरिए, मैं दोबारा कर लेता हूँ। अटेंडेंस असल में हमारी मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी में। मैं लेट जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी दोबारा करता हूँ। और अब नहीं है तो आप मुझे बता देगा। 1 मिनट, ये नाम और रहमान तक आ गए, ठीक है। और मेरा नाम नहीं आ रहा, मोहम्मद मोहसिन। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं असल में अभी जो है मैंने दोबारा अपलोड किया है, अब आप देखें ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें भी नहीं आ रहा सर। आपका क्या नाम है? अब आ गया। हाँ बिल्कुल बस ठीक है। तो बारे आप मुझे व्हाट्सएप विंडो पे लिख देगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट एट 3। सर ये स्लाइड्स वन नोट पे शेयर ही करेंगे ना, जो जैसे पहले करते थे सर? ये कौन साहब है? सर जैद। हाँ बिल्कुल शेयर करेंगे, बिल्कुल। अल्लाह करे यूनिवर्सिटी खुल जाए ताकि ये सब कुछ जो आपकी जो है ना आसानियां वो कुछ कम हो, कुछ काम कर लें आप लोग, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा इसको इंशाल्लाह। ठीक है सर ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं एक नहीं ये सब शेयर मैं कर दूंगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना जितना भी, ये सब मैं शेयर कर दूंगा। ये स्क्रीनशॉट से रिलेटेड था कि एक स्क्रीनशॉट में नाम आ रहा है, एक में नहीं आ रहा सर। नहीं, असल में मसला ये कि वो मेरे जो ये चैट विंडो होती है, ये जितनी बड़े मतलब पार्टिसिपेंट विंडो जितनी होती है ना, उसका पूरे का मैं इमेज लेके शेयर करता हूँ, फिर अगले वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फिर मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है मेरे पास। राइट सर। वो फिट नहीं हो सकते एक इमेज के अंदर, इस वजह से। ठीक है सर, मतलब किसी एक में भी आ रहा है तो हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मुझे पता है आप अंडरग्रेड के लोग नहीं हो, मतलब ये है कि वो बेचारे तो उनको हैंडल करना, आप लोग सीरियस लोग हो, अपना फायदा अपना नुकसान है, नहीं अटेंड करोगे तो अपना प्रॉब्लम है आप लोगों का। होपफुली आप लोग सब बैठे हुए होंगे। ठीक है, और कोई चैट विंडो पे किसी ने कुछ लिखा है? सर रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल। हाँ बिलाल, बिल्कुल बिलाल, एक तो बिलाल बस जरूर। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।